नाज़रीन, समा की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। अब से चंद घंटों के बाद तकरीबन 13 करोड़ वोटर 91,000 पोलिंग स्टेशंस में से गुज़रते हुए तकरीबन 18,000 उम्मीदवारों को इलेक्ट करेंगे और इन उम्मीदवारों में से जो लोग खुशकिस्मत होंगे, जीतेंगे, वो असम्बलियों के अंदर बैठेंगे। 42 अरब के करीब इसके ऊपर पाकिस्तानी कौम का पैसा लगेगा। पाकिस्तान कल वोट कर रहा है। इस इलेक्शन का मतलब क्या है पाकिस्तानियों के लिए, इस इलेक्शन का वज़न कितना है पाकिस्तान की मईशत के लिए और इसकी अहमियत क्या है, इस तमाम चीज़ों का हम अहाता करेंगे। हमारे पास नदीम मौजूद हैं, किरण मौजूद हैं, मुनीब मौजूद हैं, आयशा एंड अबसार। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ अस। नदीम, अगर ये मुश्किल सवाल है इन द सेंस कि तरजीहात कब तयन करना है, इफ़ यू वर टू पिक वन थिंग, एक चीज़ कि इस इलेक्शन का पाकिस्तान के लिए मतलब क्या है, व्हाट डज दिस मीन? ज़ोल एक्सरसाइज। इस इंतखाबात से दो चीज़ें चाहिए। एक, आपको चाहिए मुल्क के अंदर जो पोलराइजेशन है उसको हम कम करें। दूसरा, फोकस करें कि वो लोग जो पिछले चंद एक सालों में गुर्बत की सतह से बहुत नीचे चले गए, उनको सर्वाइवल मुश्किल हो गई। हम हर दफ़ा कहते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में हमने 50 अरब बढ़ा दिए हैं। इसका मतलब ये होता है हमने पाकिस्तान में वल्नरेबल सेगमेंट्स जो हैं सोसाइटी की, उसकी तादाद 3-4 गुना बढ़ा दी है। तो इकॉनमी पे फोकस करें, लोगों को ज़िंदा रहने के काबिल बनाएं, खुद से वो कमा के अपनी रोटी घर में बच्चों को रोटी खिला सकें। सरकार के 2-3 हज़ार रुपये महीने के जो मिलते हैं उसके इंतज़ार में ना बैठें। उसके लिए आपको इकनॉमिक रिवाइवल चाहिए, सस्टेन्ड बेसिस पे एक रिफॉर्म प्रोग्राम चाहिए, मुस्तहकम हुकूमत चाहिए जिसको कोई धरना देकर गिराने की धमकी ना दे रहा हो, एक इस्टेब्लिशमेंट लेड सेटअप नहीं हो जो होता है ना कि सामने फेस एक है और पीछे से इस्टेब्लिशमेंट मिनिस्ट्रीज डिसाइड कर रही है। अगर वो सेटअप होगा दोबारा कोलैप्स करेगा और 2 साल बाद हम इससे ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल से 2-4 होंगे। लोकली इलेक्टेड एक ऐसा सेटअप हो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उसको ये फ़िक्र हो कि मैंने दोबारा इन लोगों के पास वोट लेने जाना है और मैं ऐसी पॉलिसीज़ बनाऊँ जिसके नतीजे में हालात पाकिस्तान में बेहतरी की जानिब आएँ। बज़ाहिर तासुर ये है कि एक सिंगल मेजॉरिटी गवर्नमेंट किसी की शायद ना बन पाए, उसको एक कोलिशन सेटअप में जाना है, लेकिन कोलिशन पीडीएम की बदली हुई शक्ल नहीं होना चाहिए। पीडीएम ने पाकिस्तान को डुबोया है, ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी, हमारी पॉलिटिकल एलीट को भी पता होना चाहिए। तो हमें एक ऐसी मुस्तहकम हुकूमत चाहिए जो पाकिस्तान की इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग फुटिंग के ऊपर लेकर आगे चल सके, जिसमें 3-4 साल के एंड पे एक हमें लाइट एट द एंड ऑफ द टनल जरूर नजर आ रही हो। तो हीलिंग करनी है सबसे पहले और उसके साथ सोसाइटी की भी और मईशत की भी हीलिंग करनी है। अगला सवाल इसी से निकलता है किरण, क्या ये इलेक्शन डिलीवर करता हुआ ये नज़र आ रहा है? बिल्कुल किसी ने पूछा कि जन्नत जाने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, तो जब पता चला कि क्या कुछ करना पड़ेगा तो उसने कहा तो फिर हम इनकार ही समझें। तो जिस किस्म की तफसील नदीम ने बताई है तो फिर मैं ना ही समझा। ये फिर आप बताएं कि ये डिलीवर करेगा या नहीं। अच्छा, आपने जो नदीम साहब से पहले पूछा था ना, सबसे पहले तो मैंने आपसे एक लाइन बाय की हुई है कि इस वक्त जो सिनेरियो है सारा, हम अगले घंटे का भी प्रोडिक्शन कर नहीं सकते। सिचुएशन कुछ ऐसी है। जहाँ तक इस इलेक्शन का मतलब, तो वो मैं समझती हूँ कि इस्तेहकाम माशी तौर पर, सियासी तौर पर, जिसकी हमें ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। लेकिन सर, अगर सेटअप इसी तरह का आता है ना, जो मोस्ट लाइकली लग रहा है कि शायद फिर वही कुछ मिला जुला सा कुछ सेटअप होगा, तब तो ये सारी चीज़ें फिर बहुत दूर की बातें लगती हैं। लेकिन अगर वो जो चीज़ एक सिचुएशन बन रही थी, और आज मैं सुहेल बड़ाइच साहब का इनफैक्ट कॉलम पढ़ रही थी, तो उन्होंने फिर अपनी प्रेडिक्शन को चेंज किया है और वो अपने कॉलम में बता रहे थे कि फिर भी आप लोग कॉलम पढ़ रही हैं। उन्होंने वो कहते हैं कि मैं जो बात, ये कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए कि आपकी प्रेडिक्शन चेंज होती है, फिर भी किरण आप साहब वो जो बात करते हैं ना, वो कहते हैं कि मैं अपने एनालिसिस की बुनियाद पर बात नहीं कर रहा, मैं इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ। जब वो इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर बात करते हैं तो फिर मजबूरी हो जाती है कि इन्फॉर्मेशन के लिए आपको क्या लगता है इसमें से क्या चीज, कौन सा बॉक्स टिक हो सक रहा है या नहीं? सर, अगर ये PMLN की गवर्नमेंट और जिस तरह की अब बातें आज रात से शुरू हो गई हैं होती है, तो मुझे लगता है कि फिर अगर उनको दोनों तरफ से, और कुछ जो पहले भी एक सेटअप रहा है जो कि अच्छा नहीं है, जिसे हम हमेशा कहते रहे कि ये सेटअप नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर फिर वही वाली बातें होती हैं, मुकम्मल तौर पर आपको सिस्टम की मदद भी मिलती है, तो फिर मुझे लगता है कि वो जो माशी तौर पर हम बात करते हैं, शायद 2-3-4 साल के बाद वही मलिक साहब वाली बात, शायद हम उस जगह पर वो इस्तेहकाम लाने में कामयाब हो। हीलिंग को पहले डील कर लेते हैं मुनीब। इलेक्शंस के बारे में जो रोमानवी तसव्वुर है वो तो यही है कि उनको ये तमाम काम करने चाहिए और हकीकी तसव्वुर भी इसके करीब तरीन होना चाहिए, वरना फिर बार बार इंतखाबात का फ़ायदा नहीं है अगर वो डिलीवर नहीं कर रहा। लेकिन मेरे ख्याल में अमरीकियों ने भी कभी ये नहीं सोचा होगा कि जब उन्होंने ट्रंप को डिफीट किया होगा कि ट्रंप 5 पॉइंट्स की लीड के साथ बाइडेन के सामने खड़ा होगा एंड कुड वेल बी द नेक्स्ट
प्रेसिडेंट अनलेस ऑफ कोर्स द कोर्ट स्टॉप्स हिज वे। तो इलेक्शंस जो हैं वो लोगों के जज्बात के किताबें होते हैं, हमारे तज्जिए किताबें नहीं। हीलिंग हो पाएगी? पाकिस्तान बड़ा डिवाइसिव इलेक्शन है, तो बड़ा मुतनाज़ा इलेक्शन है, मार धाड़ से भरपूर इलेक्शन है, हीलिंग होगी कि नहीं? well, it's a difficult question to answer, इसलिए कि हीलिंग का प्रोसेस आप देखें कहाँ से स्टार्ट होगा। फॉर पीटीआई हीलिंग इज फॉर देम, हीलिंग मीन्स कि चीज़ें वहाँ चली जाएं जहाँ पहले थीं और इमरान खान बाहर निकलें और उनके लिए सारा कुछ हो जाए, बिकॉज ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द कंट्री। उनको इक़्तिदार में वापस आना चाहिए और लोगों के पास इख्तियार होना चाहिए कि वो उनको इलेक्ट करें एज द प्राइम मिनिस्टर फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स जिस वक्त तक वो इलेक्शन जीतते रहते हैं। बट फॉर द अदर्स, दूसरी साइड पे जो मैं मुक़्तदरा की बात करता हूँ, रियासत की बात करता हूँ, इस्टेब्लिशमेंट की, उनके लिए हीलिंग का प्रोसेस ये है कि जी तहरीक इंसाफ के जो टॉप टियर लीडरशिप थी इंक्लूडिंग इमरान खान, वो इस मुल्क के लिए फसाद बर्पा उन्होंने किया, इस मुल्क को इंतशार से दो चार किया, बहुत ज़्यादा बिटर डिवीज़न और पोलराइजेशन में इजाफा करवाया इस मुल्क में और निज़ाम में। लिहाजा उनका फेड अवे होना पाकिस्तान की सियासत से इज़ द हीलिंग प्रोसेस फॉर पाकिस्तान। For PMLN, for other political parties who come into the power tomorrow, maybe, I don't know, by this time, कल मैं और आप बैठ के शायद बात कर रहे हो हम सारे, तो उनके लिए ये है जी कि ठीक है हम इक़्तिदार में आए तो हम अपने जो वूंड्स है पुराने उनको सूचर करें और थोड़ा सा कोई हीलिंग प्रोसेस हमारा शुरू हो, हमारे जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है वो भी आए, मुल्क के अंदर भी। मैं ये नहीं कह रहा कि उनमें से कोई डिलीवर नहीं कर रहा था, PMLN इज़ पेंशेंट फॉर इट कि हम डिलीवरी करें, मियाँ नवाज शरीफ का ब्रांड नवाज शरीफ वापस आए और वो दोबारा री इन्फोर्स करें कि जी वी आर द डेवलपर्स ऑफ द कंट्री और हम मुल्क को आगे प्रोग्रेस हमारे दौर में होती है और हम ही करेंगे। सो वो ब्रांड नवाज शरीफ को दोबारा री इंडोर्स करना चाहते हैं। सो हीलिंग प्रोसेस आई थिंक जो मरहम की तारीफ है उसके ऊपर भी हम इत्तेफाक नहीं कर पाए। जमात का अपना एक तशरीह है कि आपने तारीफ करनी, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी की आयशा तारीफ ले लें जिसमें हीलिंग की, उन्होंने कहा जी हम तमाम सियासी कैदियों को रिहा कर देंगे और नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं इंतकाम नहीं लूँगा, आगे की बात करूँगा। पीटीआई की तरफ से भी इस्टेब्लिशमेंट को ये बयान दिया जाता है कि हमारी आपके साथ कोई लड़ाई नहीं है। बैरिस्टर गौहर ने बारहा ये बात दोहराई है। अमाल किधर जा रहे हैं वो एक अलहदा बात है, लेकिन अल्फाज यही हैं। तो क्या आपको इन तीनों चीज़ों में कोई कॉमन चीज़ नज़र आ रही है कि चलें हीलिंग की ये डेफिनेशन कर लें भाई, रूल्स ऑफ द गेम तय कर लें। आपने बात की कि इस्टेब्लिशमेंट की लेड सिस्टम नहीं होना चाहिए, जो इंतखाबी नताइज आ गए मसलन उनको मान लें और आगे चले, क्या डेफिनेशन हो सकती है? मेरे ख्याल से ये बात तो आपकी ठीक है कि जहाँ तक आप इस डेफिनेशन की बात करें सबकी अपनी अपनी है और उसका मकसद सिर्फ वक्ती तौर पर यह बताना है कि मेरे से ज़्यादा सेन कोई नहीं है। अमाल देखें तो हमें इंसानिटी भरी हुई नज़र आएगी, अपने अपने वक्त पे सभी दिखाई देंगे उसके अंदर। इलेक्शन की अहमियत आप आगाज़ में बात कर रहे थे। इलेक्शन क्यों होता है? एक ऐसी गवर्नमेंट बनाने के लिए ताकि आप एक ऐसा निज़ाम खड़ा करें कि जिन लोगों से वोट लिया उनको डिलीवर कर पाएँ। तो मिनिमम अगर यहाँ आकर तय कर लिया जाए कि हम जिनसे वोट लेने जा रहे हैं उन्हीं की ख्वाहिशात को समझते हुए अगर चीज़ों को आगे बढ़ा लिया जाए, अपने अपने रूल्स ऑफ गेम मत बनाएं। कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, एक आइन दे दिया गया है, मेहरबानी करके अगर उसके हिसाब से उन्हीं को रूल्स ऑफ गेम बनाते हुए ये देख लिया जाए कि काफ़ी तजर्बात हो गए, गलतियां सबसे होती हैं, अब की बार कोई नई गलतियां करके देख लें, वही गलतियां दोबारा ना करें कि हम दायरों के सफर में घूमते रहें। नई गलतियां करें, कुछ नया सीखें, कुछ हमें नया सिखाएं। अब तो हम इतना ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो गए हैं उसी किस्म की। तो वो बॉटम लाइन क्या होगी फिर आपकी नजर में? वो मेरे लिए तो पार्लियामान के अंदर से हर रास्ता निकलता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पर उस इस्तेहकाम और तसलसल की तरफ बढ़ें जहां गलतियां हुई हैं तस्लीम कर लिया जाए कि हो गया और छोड़ दें अवाम के ऊपर। और हमने बहुत मरतबा अफसार ये भी देखा कि मुसलसल 2008 के बाद जो इंतखाबी अमल से निज़ाम मार्ज़ वजूद में आता है उसकी किस्मत का फ़ैसला इंतखाबी अमल से बाहर हो रहा होता है, चाहे वो धरने की कैफियत में हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट की अपनी इंटरफेरेंस की कैफियत में हो, चाहे वो इलेक्शन की रिगिंग की कैफियत में हो, किसी भी कैफियत में। तो शायद इस इंतखाब के नताइज को पार्लियामान और असम्बलियों के अंदर रख के आपने मामला तय करने हैं। इज़ दैट द हीलिंग प्रोसेस आपके ख्याल में? देखें, आयशा बख्श ने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर से जो चीज़ें बेहतर होनी चाहिए और इनका ये दिल करता है या ये चाहती हैं, और मेरा ख्याल है पाकिस्तानी सारे ये चाहते हैं। जो हम बाज़ औक़ात ब्रेक में करते हैं, कैमरे के सामने नहीं कर सकते कि जी एंटी इस्टेब्लिशमेंट लोग हो गए हैं, ये हो गया वो हो गया। वो क्यों हैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट? इसलिए कि उनकी पार्लियामेंट डिलीवर नहीं कर पा रही ना। पार्लियामेंट डिलीवर करना शुरू हो जाए तो लोग ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट, उनको कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है, उनको अपने काम होने चाहिए, उनके मसाइल होने चाहिए। हम देखते हैं कि पाकिस्तानी की क्या इज़्ज़त है
इन द कम्युनिटी ऑफ नेशंस फॉर एग्जांपल। दुनिया में हमारी क्या इज्जत है, हमारी मईशत कहाँ पे, हमें किन ममालिक से कंपेयर किया जाता है। ये चीज़ें तकलीफ दे हमारे लिए। हम पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, हम बहुत अमीर नहीं हैं, लेकिन मतलब कुछ हमें दुनिया का तो पता है ना। उसमें हम पाकिस्तान को एक बेहतर मुल्क समझते हैं। तो जब पार्लियामेंट की बात हो रही है इलेक्शन के, दिस इज इलेक्शन ईव इन लिटरल एंड एवरी सेंस। इस इलेक्शन ईव पे वो जितनी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं आजकल टीवी चैनल पे, फलाने हल्के में फलाना उम्मीदवार है, उन तमाम तस्वीर वालों से मेरी ये गुजारिश है, और आयशा की, मुनीब की, किरण की, नदीम की और आपके सबकी होगी, ये जितने भी हमारे साथ दोस्त हैं, कि भाई ये सोचो कल से एक नया आगाज़ होना चाहिए। आप लोगों से, लोगों को उम्मीदें हैं। जो कुछ भी हुआ, हीलिंग टच इससे बेहतर कोई नहीं है कि आप सर्विस डिलीवरी डिलीवर करें, सर्विस डिलीवरी, और आप इसकी समझ दुरुस्त करें। और कैसे होगी सर्विस डिलीवरी? ये उठ के खड़े और कहें कि हाँ ये आपने मुझे मैंडेट दिया है, मैं आपके मैंडेट की हिफाजत करूंगा और मैं आउटसोर्स नहीं करूंगा अपने काम। मैं तमाम सियासी जमातों को जानता हूं और सब यही करती हैं, इक़्तिदार में जाती हैं, कुछ काम अदलिया को आउटसोर्स कर देती हैं, कुछ काम इस्टेब्लिशमेंट को आउटसोर्स कर देती हैं। ये ना करें। ये बात जिनको मैं कह रहा हूं उनको समझ आ रही है। ये ना करें। जो जिम्मेदारी है, जो फैसला करना है, खुद खड़े हों, फैसला करें, जिम्मेदारी लें, और ये पार्लियामेंट को करनी पड़ेगी। जैसे भी हैं, कम पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, दिस इज़ अ टाइम टू मूव ऑन। ठीक है, सब हीलिंग प्रोसेस इससे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन नदीम, उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि इंतखाबी नताइज जो हैं वो एक ढांचे की मजबूरी पैदा कर देते हैं। अगर आपने वर्डिक्ट ऐसा दिया जिसका आपने जिक्र किया, वर्डिक्ट के अंदर ही टेंशन बिल्ट इन है। अगर वीक कोलिशन गवर्नमेंट आती है तो उसके अंदर एक अपनी फ़ालियत की टेंशन बिल्ट इन है। अगर लड़ाई झगड़े वाले माहौल बनता है और जो बाहर का गुस्सा है वो पार्लियामान के अंदर जाता है तो पार्लियामान डिलीवर नहीं कर पाएगी। अगर इस्टेब्लिशमेंट के मामलात पार्लियामान के अंदर जाते हैं तो फिर इस्टेब्लिशमेंट लेड सिस्टम ही बन जाएगा। तो इंतखाबी नताइज जो भी होंगे उसमें से सारा कुछ कैसे निकलेगा? बिकॉज लगता नहीं है कि बहुत क्लियर मेजॉरिटी आएगी। तले सब एक डिपेंड ये करता है कि मैं 10 अप्रैल 2022 पे लेके जाता हूँ। नो कॉन्फिडेंस आइन के अंदर है, उसमें कोई गैर आइनी काम नहीं था, लेकिन उस नो कॉन्फिडेंस को करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के कंधों का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं थी, उसके बगैर किया जा सकता था। उसके बाद आपको जो गवर्नमेंट बनानी थी, उस गवर्नमेंट में 26 अरब रुपये का केस था उस वक्त शहबाज शरीफ के ऊपर। शहबाज शरीफ उस केस को भुगत के भी वज़ीर-ए-आज़म बन सकता था। वो एक कमज़ोर वल्नरेबल प्राइम मिनिस्टर था जिसको सहारों की तलाश थी, उसको इस्टेब्लिशमेंट की मदद भी चाहिए थी, क्योंकि वो जो टैक्स एवेजन का केस था बुनियादी तौर पर 26 अरब को घुमा के पाकिस्तान वापस टीटी के रास्ते लाए हुए थे। फिर 9 कोलिशन पार्टनर जो उनके बनाए गए थे उनको वजारतें दी, उनको खुशियाँ बांटी कि मेरे साथ मिले रहे। 87 मिनिस्टर्स, जब कंट्री को आप कह रहे थे हम डिफ़ॉल्ट से बचा रहे हैं, तो 87 मिनिस्टर्स। अगर आपने ऐसा सेटअप बनाना है तो बहुत बेहतर होगा कि आप हुकूमत बनाने की बजाय घर चले जाएँ, ना बनाएं हुकूमत। अगर आपको वज़ीर-ए-आज़म चुनना है तो फिर ऐसा चुनें जिसके पीछे ये ना हो कि उसने हमजा अली का क्या ढूंढा है, वज़ारत आला पंजाब मिली है कि नहीं, बेटे को छोटे को केस से बचाना है कि नहीं। सॉरी टू कट इन, वो मेरी आदत नहीं है, लेकिन सिर्फ इसी की अगर आप वजाहत कर दें तो वज़ीर-ए-आज़म का चुनाव आपको उसी ग्रोह में से करना है जो जीतेगा। क्या अगर उस ग्रोह के अंदर ऐसे ही लोग हैं? नहीं, सारे ऐसे नहीं होंगे तले साहब। अब इस अगर 7-8 लोग हम बैठे हैं, हो सकता है मैं आप सबसे बुरा हूँ लेकिन आप सबसे अच्छे होंगे, एक चॉइस तो अच्छी मिलेगी ना। ठीक, 8 के 8 बुरे नहीं होंगे ना, या 6 के 6 हम सारे खराब नहीं होंगे, 6 के 6 अच्छे। लेकिन पार्टी की क़यादत है, उनके अपने कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने कमिट करवाया हुआ पार्टी को, उससे एकदम कैसे हट जाए? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि लेकिन क्या ये मजबूरी है कि शहबाज शरीफ का बेटा ही वज़ीर आला पंजाब हो? मैं उस वक्त भी इनकी पार्टी के लोगों से बोला था कि बुज़दार को हटाया आपने क्योंकि आपने कहा कि उसने पंजाब को डुबो दिया। यही आर्गूमेंट था ना कि आधे से ज़्यादा पंजाब है और आपने एक नालायक तरीन शख्स को बिठा दिया। क्या उसका ऑल्टरनेटिव हमजा शहबाज था? अगर लेकिन रिपब्लिकन्स की क्या मजबूरी है कि ट्रंप ही हो? तो है ना ट्रंप। नहीं, ट्रंप को एक और सिस्टम से मुंतखब किया जाता है। ठीक, वहाँ पर उसकी कोई फैमिली डिसाइड नहीं कर रही कि मैंने ट्रंप को सदर पाकिस्तान बनाना है। ट्रंप को अमेरिका के लोगों ने वोट दे के बना दिया। तो यहाँ पर मसला ये, वो कहते हैं कि जब वोट इनकी वजह से पड़ रहा है, किन की वजह से पड़ रहा है? शरीफ फैमिली की वजह से, तो शरीफ फैमिली की वजह से, शरीफ फैमिली या जरदारी अगर जीते हैं तो क्या उनके लिए जरूरी है कि फिर वो अपने आगे? ठीक है कि आप अपने से आगे से, लेकिन क्या किरण किसी दूसरे बंदे के आने से क्या इलेक्शन के जो डायनामिक्स है, पॉलिटिक्स के डायनामिक्स तब्दील हो जाएंगे? बुज़दार साहब यहाँ पर मौजूद थे, दूसरा बंदा था। अच्छा, बुज़दार आज है कहाँ? एक ये भी तो सवाल पूछे ना, जिसकी खातिर पूरा सिस्टम
5 साल हमने बेड़ा गर्क किया था, वो बुजदार कहाँ पर है? 58 लाख से 7 से 22 अरब हो गए, काफी कहाँ है वो बुजदार ना? हमने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया ना, वो कहाँ गया वो बुजदार? असासे गिन रहे हैं अपने, इसीलिए आते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि खाकान अब्बासी साहब भी प्राइम मिनिस्टर बने, यूसुफ रज़ा गिलानी भी प्राइम मिनिस्टर बने, राजा परवेज़ अशरफ भी प्राइम मिनिस्टर बने। सदूर की अगर आप फहरिस्त देखें तो उसके अंदर ज़रदारी साहब के अलावा अगर आप देखें तो पार्टी से जो प्रोमिनेंट चेहरे हैं वो सदूर नहीं बने, दूसरों को सदूर बनाया गया, लेकिन निज़ाम चेंज नहीं हुआ। ममनून हुसैन की मिसाल, ममनून साहब मरहूम जो है वो हमें याद है। लेकिन तो पीछे रह के बंदा आगे करना, इज दैट ऑल? यही करना है हमें क्या? सर जो भी करना है ना, लेकिन आपने डिलीवर करना है, क्योंकि आपके पास है एक ही ऑप्शन करने के लिए। मैं ज़रा इस पर थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा किसी की भी हुकूमत बनती है ना, और अगर PMLN की हुकूमत बनती है तो उनके पास भी सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि उन्होंने डिलीवर करना है। PMLN बड़ी अनलकी जमात रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी लकी जमात रही है। इस सारे सिनेरियो में भी PTI इस वक्त बड़ी लकी जमात रही है। जी बिल्कुल, मैं उसको एग्जैक्टली मैं उसे डिस्क्राइब करने लगी हूँ कि कैसे मैं बताने लगी हूँ सर कैसे। जब PMLN के ऊपर ये सारी सहूबतें जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हाल है, जब ये सारा मामला PMLN के ऊपर था ना, तो उस वक्त चैनल्स पर ही बैठकर एंकर्स खुशियां मनाया करते थे, उस वक्त मिठाइयां बटा करती थी, दिखाया करते थे। लेकिन ये वाला टाइम, लेकिन सर या तो ये वाला टाइम, या तो इस वक्त आला ज़र्फ लोग बैठे हुए हैं कि उस तरह से ना तालियां बजाई जाती हैं, ना उस तरह से मिठाइयां दिखाई जाती हैं। ये नोबडी इज हैप्पी कि ये हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अलावा सर ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ होता रहा और जो कुछ PMLN के साथ इस वक्त हो रहा है, तो PMLN का जो डैमेज है ना, ये 11-12 साल बड़ी शिद्दत के साथ इस डैमेज को बाकायदा ये डैमेज किया गया है। तो आपकी बॉटम लाइन क्या है? मेरी बॉटम लाइन ये है कि जो भी हो, अब आप चाहे अपने घर से लेकर आए, चाहे आपकी पार्टी के अंदर से लेकर आए, चाहे आप उस्मान बुज़दार टाइप का ही कुछ लेकर आए, लेकिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है। अवाम का एतमाद भी आपके ऊपर नहीं है और एक इस्तेहकाम भी मुल्क में नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ डिलीवर करना है। अच्छा, डिलीवर क्या करना है? जिन लोगों को टिकट मिले, नामजदगियाँ हुई और जो कल जीतने और हारने के लिए खेल रहे हैं, उनमें से बेशतर ऐसे लोग हैं जिनके बारे में पार्टी ने बाकायदा एवेलुएट किया कि ये काम कर सकते हैं नहीं कर सकते। लेकिन जो हल्के के हमने प्रोफाइल देखे हैं 3 पार्टियों की जानिब से करवाए गए, उसके अंदर टॉप मोस्ट एरियाज़ में अगर आप देखें, बिजली के अलावा सीवरेज है कि गंदा उसका निकास का बंदोबस्त कैसे करना है। अच्छा, अब निकास के पानी के ऊपर आप बात करना शुरू करेंगे तो लोग कहेंगे भाई आप इलेक्शन की बात करें, सियासत की बात करें। अवाम आपसे ये तलब कर रहे हैं कि भाई निकास और फिर पीने का पानी। मतलब मैं सिंध में जहाँ पर भी गया, अक्रॉस द बोर्ड पहली बात जो वो करते हैं कि जी पीने का साफ पानी। तो ये डिलीवरी जो है हर हाल में करनी होगी। दरअसल ये मेरे ख्याल में ये पहली दफ़ा नहीं है मेरे ख्याल में। अब ये जिस तरह आपने हाईलाइट किया, ये हर दफ़ा ही यही मुद्दा होता है। देखिए, पानी तो नेसेसिटी पहले भी रहा होगा, आज भी है। गंदा पानी अगर पहले था तो आज भी है, अगर निकास का मसला पहले था तो आज भी है। इशू सिर्फ ये है कि आई डोंट नो समहाउ जो जमातें ख़ास तौर पे जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं वहाँ से जो नुमाइंदे जीत के आते हैं, पता नहीं या उनका इंटरेस्ट नहीं हो पाता या क्या है। मुझे लगता है कि अगर हम कम से कम कोई यही बना ले, कोई वज़ीर आज़म आए, कोई भी XYZ, कि यार आप एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाएं जिसके अंदर तमाम तर सहूलतें दी गई हैं, उसकी पेरिफेरीज के अंदर दी गई हैं। वो कहेगा मेरा घर है ना। हाँ एग्जैक्टली, वो मेरे घर के, हालांकि अगरचे बनीगला प्रॉब्ली इज़ द अनलकीएस्ट ऑफ दोज एरियाज जहाँ पे इमरान खान साहब के घर के होने के बावजूद कोई उसने फ़ायदा नहीं उठाया। सड़क तो नवाज शरीफ ने सड़क तो बना दी। वो भी नवाज शरीफ जब वहाँ पे गए थे, इमरान खान साहब ने कहा था सड़क बनी थी, लेकिन नॉर्मली वो अपने इर्द गिर्द हल्का जो है वो ठीक कर देते हैं। वो किसी एक फिल्म में कहा गया था ना कि यार मैं पहले अपनी तरक्की तो कर लूँ, मैं तरक्की करूँगा तो मुल्क तरक्की करेगा ना। तो बेसिकली अगर हम यही प्रोजेक्ट आज तक कोई शुरू कर देते हैं कि यार पूरे मुल्क में एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट हो या किसी एक सूबे के अंदर कि इसके अंदर सारी सहूलतें दे दी हैं, यानी उसमें पीने का साफ पानी भी, बुनियादी सहूलतें जो कि किसी भी पाकिस्तानी के लिए चाहिए, ठीक, कम से कम उसी को रेप्लिकेट करते तो आज क्या पता एक बड़ी तादाद में वो डिस्ट्रिक्ट्स बन चुके होते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, हम वही फायर फाइटिंग वाले काम करते हैं। अच्छा पानी नहीं है तो एक हल्के के अंदर पता लग रहा है जी काम हो रहा है, उसके साथ वाले हल्के के अंदर लोग उसी तरह बैठे हुए हैं, उनके मसाइल उसी तरह हैं। सो जब तक कोई एक कोहेरेंस के साथ इस तरह की एफर्ट नहीं होगी तो ये जो आम आदमी के मसाइल जिस तरह आपने हाईलाइट किया, आप फील्ड में गए लोग कहते हैं, ये कभी हल नहीं होंगे। किरण अब्सार, हमारे पास 30 सेकंड्स ईच। डिलीवरी ऑफ सर्विस जो है वो बहुत बड़ा इशू है, प्रोमिसेस सब ने किए हुए हैं,
लेकिन उसका ताल्लुक आपकी हुकूमत के मौसर होने से है, जिसका ताल्लुक आपके उन नंबर से है जो कल वोटर आपको दे सकते हैं। कोलिशन हुकूमतें भी डिलीवर कर सकती हैं अगर कोलिशन तगड़ी हो, तो किस किस्म की तगड़ी कोलिशन आपके ख्याल में इंतखाबात के नतीजे में बन के वो चीज़ें डिलीवर कर सकती है? तलत साहब, हर वो बंदा डिलीवर कर सकता है जिसकी नीयत हो और इरादा हो डिलीवर करने का। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है आने वाली हुकूमत और अवाम के दरमियान कि उनको डिलीवर करना है, पर ये कभी भी डिलीवर नहीं कर सकेंगे जब तक डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं होगी, ये विजन नहीं होगा कि नीचे तक ताकत देनी है। मुझे ख़ानदान में नहीं रखनी, ख़ानदान के बाद 4 लोगों में नहीं रखनी, पूरे पंजाब की ताकत को लाहौर ले आना है या कराची रख देना है। फार फ्लंग एरियाज तो क्या, लाहौर और कराची आपके पोल्यूटेड तरीन सिटीज हैं, कोई विजन नहीं है, कोई तरीका नहीं है। पावर को आप डिवॉल्व करें। अब सर, आई कम टू यू आफ्टर दिस ब्रेक और इसी पर बात करेंगे कि सर्विस डिलीवरी का मैकेनिज्म क्या होगा। एक ऐसा बट इट्स ओके, लेट्स टेक अ ब्रेक। नाज़रीन, अब से कुछ घंटों के बाद 13 करोड़ के करीब पाकिस्तानी वोटर वोट डालेंगे। पाकिस्तान वोट कर रहा है। पाकिस्तान वोट किसके लिए कर रहा है? अवाम अपने लिए वोट कर रहे हैं, लीडरान अपने लिए वोट कर रहे हैं, सियासी जमातें अपनी क़यादत के ज़रिए ताकत में जाने के लिए वोट कर रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं जाकर आपको ये महसूस होता है कि ये वोट का निज़ाम सर्विस डिलीवरी में नाकाम रहा है। अब सार ब्रेक आ गया, आप बताइएगा कि सर्विस डिलीवरी के लिए फिर हम क्या करें? नीयत का भी जिक्र हुआ, स्टेबल कोलिशन का भी जिक्र हुआ, जो मुमकिन कोलिशन बन सकती है उसका भी जिक्र हुआ। नदीम ने लंबी चौड़ी फहरिस्त दी कि सियासतदानों को सियासतदानों की तरह एक्ट करना है। निज़ाम क्या बनाएं सर्विस डिलीवरी के लिए? चूचू का मरब्बा ना बनाएं। ठीक, पहली बात तो ये है कि कोलिशन गवर्नमेंट होगी तो कुछ ठीक नहीं होगा। लेकिन ये मफरूज़ा क्यों? पीडीएम मफरूज़ा नहीं है ना। पीडीएम ने जो किया है पिछले 16 महीने, हम भूल क्यों रहे हैं? इतनी जल्दी कैसे भूल गए? अभी तो 16 हफ्ते नहीं हुए उन्हें गए। लेकिन उससे पहले भी हुकूमत कोलिशन ही थी। नहीं, इमरान खान की कोलिशन। ठीक है, तो उसने कौन सा यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बहा दी? लेकिन मैं कह रहा हूँ कि निज़ाम की कंपल्शन है। आप केस जीत चुका हूँ। आपने 2 एग्जाम, दोनों हुकूमतें देख लें क्या किया। उससे पहले आप शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत देख लें। देखें, जो हाइब्रिड निज़ाम है ना, इस कोलिशन हाइब्रिड नहीं है। अगर मैं एक सहाफ़ी के तौर पे अरबपति हो चुका हूँ किसी भी और तरह से पैसा बना के, तो फिर तो मैं सपोर्ट कर सकता हूँ जो करते हैं अरबपति सहाफ़ी हाइब्रिड निज़ाम को। हाइब्रिड निज़ाम इस मुल्क के साथ जो मुखलिस है वो हाइब्रिड निज़ाम को, मखलूत हुकूमत हाइब्रिड नहीं है। इट इज़ पार्ट ऑफ द हाइब्रिड निज़ाम। लेकिन मखलूत हुकूमत तो वोटर की चॉइस से बनती है ना, फीड करती है ना हाइब्रिड निज़ाम को मखलूत हुकूमत करती है। फिर हम क्या करें? मतलब बाद जमातों को एलिमिनेट कर दें, निकाल दें क्योंकि हमने 2 जमातें बनानी है, छोटी जमातें ना हो, क्या करें? मुझे जवाब देने देंगे? जी, सवाल किया, जवाब दीजिए। आप देखें ना, आप बड़े लंबे सवाल कर रहे हैं। अभी 11 नहीं बजे, 11 के बाद ये आ जाएंगे इस मोड में। पिछले 30 सेकंड मैंने कुछ नहीं बोला, आप ही बोली जा रहे हैं। जी बोलिए। 30 नहीं, वैसे 5 सेकंड थे, लेकिन ठीक है आप कहते हैं 30 तो मान लेता हूँ। यही एग्जैजरेशन है ना मीडिया की, जिससे ये सारे मसाइल पैदा होते हैं। बात है कि हाइब्रिड निज़ाम उस वक्त ज़्यादा फलता फूलता है जब कोलिशन गवर्नमेंट हो। आपने कहा यहाँ सब ने कहा पार्लियामेंट को अपना, सियासतदानों को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। सादा अक्सरियत कम अज़ कम सादा अक्सरियत किसी जमात के पास होनी चाहिए। अवाम को चाहिए कि करें ये। अवाम किस तरह करें? कल जाके जेयूआई को वोट करना है, एमकेएम को वोट करना है, पीटीआई को वोट करना है, आज़ाद को वोट करना है, सबको होगा। स्विंग वोटर विल मेक द डिफरेंस। अगर एक जमात को सादा अक्सरियत मिलेगी तो पहला स्टेप ठीक होगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप जो आयशा ने कहा है नीयत, वो आ गई। अगर सादा अक्सरियत वाली हुकूमत, उसकी नीयत ठीक होनी चाहिए। जो मुनीब साहब ने कहा है ना कि एक मॉडल गांव बना दें, तो 45,643 गांव हैं पाकिस्तान में इस वक्त। 45,643 कैसे गिरे हैं? वो तो 45,600 गूगल पे यही है। अच्छा, अभी 44 हो गए होंगे शायद। बात ये है, तेजी से ना बढ़ाएं आबादी पहले। नहीं, ये इतने हैं। ठीक, ये मुबालगा होता है ना, 1 मिनट में एक गांव बढ़ा दिया। जी गो अहेड। यार सीरियस बात हो रही है। बात यह है कि अगर हम इनके मॉडल पे चले ना मुनीब साहब के, तो 45,000 साल लगेंगे इस पाकिस्तान को बेहतर करने में। इनके मुताबिक एक हल्का उठा लें, 266 हल्के, एक को हल्के 266 साल लगेंगे। ऐसे नहीं दुरुस्त होती समत कौम की या मुल्क की। तो आप एक सादा अक्सरियत की हुकूमत हो, हाइब्रिड निज़ाम को ख़त्म करें, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लाएं, और हुकूमत जो आए
वो अपनी नीयत ठीक रखे पहले सब। अच्छा, लेकिन मैं नदीम इसको वापस जरा, किसी डिक्टेट पे तो नहीं होगा ना कि सादा, यही मेरा मुद्दा है, कहने से तो नहीं होगा, सादा अक्सरियत आ जाए सर, लोगों ने देना है, लोगों ने देना है, मैं लोगों को कह रहा हूं, आपको नहीं कह रहा। आपके कहने पे जैसे जेयूआई को वोट डालना है या पीटीआई को वोट डालना है, वो पीपल्स पार्टी को कलामी की इमारत, मैंने कहा नीयत मखलूत भी हो तो कर लेगी, ये नीयत हो और पता हो, अपने सारे काम होते हैं, अपने आप को पार्लियामेंटेरियंस को सब दिए जाते हैं, आपकी सिक्योरिटी से लेकर लग्जरी तक सब एंजॉय होती है, एक्स्ट्रा ट्रिप्स बार नहीं, मैं कह रही हूँ सब कुछ एंजॉय किया जाता है अपनी जगह पे। जो हमारी एलीट है, जो एक्चुअली फैसला साज है इस मुल्क की, वहां पर सोचना पड़ेगा। बहुत हो गया, जिनको रूल कर रहे हैं अब उनके लिए कुछ देखिए, मैं आपको आपकी एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ 2 एंकर बैठे हो ना, प्रोग्राम बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। एक एंकर होगा तो प्रोग्राम चला लेगा। सर प्रॉब्लम ये कि अगर सादा अक्सरियत के बाद भी अगर हाइब्रिड निजाम नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? एक तो जो इंटेलेक्चुअल जो डिफरेंस है, मुझे उसको रीइंफोर्स करने दीजिए। मखलूत हुकूमत हाइब्रिड निज़ाम नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि हाइब्रिड निज़ाम को फीड करती है, लेकिन मखलूत हुकूमतें जो है, हिंदुस्तान के अंदर भी मखलूत हुकूमतें नहीं है। सब पहले आपको बुनियादी तौर पे जो पाकिस्तान का मसला है ना, उसको अंडरस्टैंड करें कि यहाँ मखलूत हुकूमत भी कैसे बनती है और 2/3 मेजोरिटी वाली भी कैसे बनती है। आपके IGI के ज़माने से आपने एक मॉडल क्रिएट करना, मैन्युफैक्चर करना शुरू किया। पहले बेनज़ीर को बाहर रखना था, वो सिक्योरिटी रिस्क थी, वो मॉडल गलत था। वहाँ से चलते चलते आपने 99 करवा लिया, फिर उसके बाद मोहतरमा के साथ डील कर लिया आपने, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। फिर वहाँ से आपने इमरान खान पे इन्वेस्ट करना शुरू किया। 2018 में आपने दोबारा IGI बनाई, ठीक है। 88-90 और 2018 सेम मॉडल के ऊपर आपने 2 सेटअप क्रिएट किए। जब तक आप ये मैन्युफैक्चर करके एक हुकूमतें बनाने का अमल ख़त्म नहीं ना करेंगे, हम नहीं दुरुस्त हो सकते। एक मखलूत हुकूमत हो सकता है नाकाम हो जाए, 1-2 साल बाद इलेक्शन हो जाए, लेकिन एक मैं बाप पार्टी क्रिएट करूँ, एक GDA क्रिएट करूँ, इधर से मैं वो परवेज़ खट्टक को खड़ा करूँ और फिर एक हुकूमत बनाने की कोशिश करूँ, तो ये रेसिपी ऑफ डिज़ास्टर तो हो सकती है। ये कोई भी निज़ाम नहीं है, ना ये हाइब्रिड है, ना ये मखलूत है, ये तबाही का रास्ता है। PDM ने इसीलिए तबाही की है। PDM ने इस वजह से भी तबाही की। खैर, उसके ऊपर उनके आर्गूमेंट्स मुख्तलिफ हो सकते हैं, किस किस्म का उनको मिला निज़ाम, किस किस्म का कोई निज़ाम में ख़राबी नहीं थी सर। मैं माजरत के साथ, आपने 2018 में पहले गलत तजर्बा किया, उसको एक और गलत तजर्बे के साथ इस्लाह की कोशिश की, और 2024 में हम दोबारा एक मिस्टेक कर रहे हैं। लेकिन कल तजर्बा नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? कल चुनाव है। नहीं, चुनाव लोगों ने करना है, लेकिन वहाँ जो हुकूमत बननी है वो उसी तजर्बे के नतीजे में। लेकिन ये तो आपका मफरूज़ा है। ये मफरूज़ा नहीं है, ये रियलिटी है। ओके, ये रियलिटी है। रियलिटी है। अगर यही सारा मामला, अगर ये जो कुव्वत है ना, ये जमहूरी ताकतों के पास अगर ये कुव्वत आ जाए, नंबर कुछ भी आ जाए, सादा अक्सरियत मिल जाए, मखलूत हुकूमत बन जाए, हाइब्रिड निज़ाम बन जाए, बेसिकली जब लोग वोट मुंतखब करने के लिए डालते हैं ना, तो उस वोट की ताकत से हुकूमत बने जी। वो चाहे अबसार जीते, चाहे मुनीब जीते, चाहे आप जीते, लेकिन फिर रिस्पेक्ट, लेकिन कोई जमानत नहीं है उसकी इज्जत ज्यादा होगी, लेजिटिमेसी ज्यादा होगी। जमानत नहीं है कि वो मुअस्सर भी होगी, फेल हो जाएगी। लेकिन हम तो अभी फेलियर से हट के बात करना चाह रहे हैं। नहीं, आप क्रिएट नहीं कर सकते मसनूई तौर पर। आप मसनूई तौर पर क्रिएट करके कोशिश कर रहे हैं कि आप मजीद तकलीफ दे प्रोसेस से गुजर सकते हैं अगर आप एक फेल सेफ प्रोसेस स्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें तल्ला साहब बार बार फेल हो रहे हैं। हम 30-35 साल से हम कर क्या रहे हैं? देखिए, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, सादा अक्सरियत की हुकूमत का ये मतलब नहीं है कि बाकी सारी जमातें अपोजिशन में बैठ जाएं और अकेली वो हुकूमत करे और वो आगे ले जाए मुल्क। ऐसा नहीं होगा, सबको साथ चलना पड़ेगा, इस्टेब्लिशमेंट को भी, जुडिशरी को भी, मीडिया को भी। मैं ये बात करूँ कि हुकूमत की सर्वाइवल के लिए नंबर 1 सादा अक्सरियत बहुत ज़रूरी है, ताकि छोटे ग्रुप्स उसको ब्लैकमेल ना कर सकें। नंबर 2 ये है कि अगर सादा अक्सरियत एक जमात के पास होगी तो वो जिम्मेदारी लेगी, वो जिम्मेदारी देगी भी और लेगी भी। लेकिन जो कोलिशन गवर्नमेंट है, जैसे कि PDM की थी, जैसे कि PTI की थी, उससे पहले इन्होंने इस मुल्क को तबाह कर दिया, क्योंकि जिम्मेदारी किसी की नहीं होती। कोलिशन पार्टनर अपने तो सर मैं सवाल सिंध में सब ऑटो पे चल रहे हो। सिंध में दो सूबे ले लेते ना, सिंध में बहुत अरसे से मखलूत हुकूमत नहीं, KPK में पिछले 9.5 साल से कोई अपोजिशन का वजूद ही नहीं था। आई कैसे तो क्या हुआ? हुकूमतें आई कैसे थी? लेकिन वो बात उन्होंने जवाब दे दिया आपको। नंबर 1 KPK में तो जेन्युइन उनका मैंडेट था। 2013 में जेन्युइन था। तो मैं KPK और नहीं, माजरत के साथ नहीं, मैं नहीं मानता। देखें, चलें, एक बात तो ये होगी ना। दूसरी बात आपने मुझसे पूछी है जी, बात ये है कि आइडियलिज्म में अभी ना जाएं। अभी आपने कहा कि आइंदा क्या होना चाहिए, कल के बाद क्या होना चाहिए। हमें एक रास्ते पे चलने की बात करें, एक रास्ते पे चलना तो शुरू करें ना। पीपल्स पार्टी, आपके ख्याल में अभी आयशा बख्शी ये डेटा दे रही होती है कि 2008 में उसके कितने वोट, वहाँ कितनी सीटें और वोट थे, फिर 2013 में कम हो गए, 2018 में और कम हो गए। तो जाहिर है आप ये तो ना आप समझें कि 10-15 साल में ही
पीपल्स पार्टी की काया पलट दी जाएगी, वहाँ पे टाइम लगता है। किसी सियासी जमात को सीन से हटते और दूसरी को जगह बनाते टाइम लगेगा। अभी 30 साल। लेकिन अब सर एक सवाल है, रूरल सिंध जो पीपल्स पार्टी को हर बार मुंतखब करता है, क्या वो जेन्युइनली कर रहा है या इट्स पार्ट ऑफ ए बिगर अरेंजमेंट जिसमें हमने तय किया हुआ है कि रूरल सिंध पीपल्स पार्टी लेके इज हैप्पी, ओके ठीक है जीतने दो इन्हें। अब देखें नदीम ने एक वर्ल्ड व्यू बनाया हुआ है, उस वर्ल्ड व्यू के अंदर पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर भी इस वजह से जीतती है कि पीपल्स पार्टी के अरेंजमेंट एस्टैब्लिशमेंट के साथ है ना। मेरे ख्याल में उसके नंबर्स डाटा जो है विल माइट से अदरवाइज विद ड्यू रिस्पेक्ट। ये आप कह सकते हैं कि उनको फ्री हैंड दिया गया है, लेकिन पीपल्स पार्टी का होल्ड वहां पर है, वो मोनोपोलिस्टिक है, इस्तेसाली हो सकता ख्याल है कि 2018 में पीपल्स पार्टी को क्योंकि नून लीग को ठिकाने लगाना था, तो पीपल्स पार्टी को रूरल सिंध में हमने कौमी असम्बली की भी और सूबाई की भी ज्यादा नशिस्तें तोहफे में दी थी। आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग वो ख्याल आपका है, ख्याल नहीं है। एक बात मैं कहूँ, शायद बहुत पॉपुलर ना हो, पहली नहीं होगी, गो अहेड। क्या नहीं होगा? मैंने कहा पहली तो ऐसी नहीं होगी जो पॉपुलर है, गो अहेड। मैं ज़ाहिर है कंट्रोवर्सीज मेरी वजह से पैदा होती हैं, आपको तो अंदाज़ा है। बात यह है कि पिछले ये थोड़ी सी अफसरदगी वाली बात है कि शायद फेडरेशन ने और इस्टेब्लिशमेंट ने अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करने अभी तक कर रही है पीपल्स पार्टी की तरफ। आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लाश भेजी वहाँ पे, बेनज़ीर भुट्टो की भेजी, उसके असरात अभी तक हैं। तो इसलिए सिंध को जब आप डिस्कस करते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में भी जहन में रखा करें ये बात। लोगों की यादें हैं, लोग याद रखते हैं, वहाँ बहुत बड़ा कब्रिस्तान है गड़ी खुदाबख्श में। उन लोगों का जो एक सियासी जद्दोजहद के दौरान जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, तो पुराने उसका वोट उन्हें मिलता है। पुराने गुनाह जो है या उसका कफारा अदा कर रहे हैं, इसीलिए कहते हम कहते हैं कि अगला रास्ता ठीक कर ले, मजीद गुनाह ना करें। हम सर जिंदा लाशें बन रही हैं सिंध में, अंदरूनी सिंध अगर आप जाके देखें तो वहाँ पे इनको अकोमोडेट करने के चक्कर में वहाँ जो हालात हैं, जो अर्बन सिंध है उसके अंदर लाशें होती थी, लोग भी ऐसे जिंदा लाशें। ये बताइएगा कि पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर से तमाम तर अच्छी नीयत के साथ भी अगर एस्टेब्लिशमेंट विड्रॉ भी कर ले, कोलिशन के अलावा आपको फिलहाल सूरत हाल बनती हुई नजर नहीं आ रही। इज़न्ट दैट अ फैक्ट? मेरे ख्याल में इट्स मोर देन अ फैक्ट साहब। और दूसरी बात ये है कि हम जो एक चीज़ अभी आपने अपने सवाल के अंदर भी रखा है, केवीएट ये ना कि एस्टेब्लिशमेंट खुद को विड्रॉ कर ले, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ना उन्होंने विड्रॉ किया, ना वो करेंगे, एज भी ना कर रहे हैं, ना इन माई लाइफ टाइम आई डोंट सी दैट हैपनिंग फ्रैंकली। हो जाएगा इंशाअल्लाह। सर वो तो एक हमारी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है, ठीक है, आप भी दुआ फरमाएं, मैं भी फरमाऊंगा कि जी अल्लाह करम करे। वो फरमाएंगे, आप करेंगे? जी जी हाँ, वो फरमाएंगे, मैं करूँगा। बात दुआ करते हैं सर। लेकिन मैं अगर इफ़ यू इसका जो क्रूड फैक्ट है वो ये है कि वी आर ए नेशनल सिक्योरिटी स्टेट एसेंशियली, और हमारा इस ऑपरेटर्स का जो डोमिनेंट इम्पैक्ट है वो रहा है, वो आज भी है। हम उसको कैमोफ्लाज कर देते हैं विद स्टेटमेंट्स, विद शोकेस स्टेटमेंट्स दैट वी चेरी पिक एट टाइम्स, कि दूर कर लिया, बिल्कुल हैंड्स ऑफ पॉलिसी है फलान, दीज थिंग्स, दीज आर फैंसी थिंग्स टू यूज़। बट मेरे ख्याल में वो इम्पैक्ट ना कभी गया है, ना आज कभी गया, ना आने वाले वक्तों में जाएगा। मैं इसलिए इस तरह साउंड करता हूँ बिकॉज सम हाउ ऑल ऑफ अस कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल, सो अंदाज़ा ये होता है कि यार वो जब तक आप इस पूरे सिनेरियो के अंदर, अनलेस समबडी स्टॉप्स लुकिंग डाउन अपॉन द पॉलिटिकल साइड कि यार ये है ही इस जोगे, एक कर ही कुछ नहीं सकते, दे आर इनकॉम्पिटेंट, दे आर एसेंशियली करप्ट, इनडिस्क्राइबेबली करप्ट, और इनके पेटी इंटरेस्ट हैं, इन्फ्लेटेड ईगोज हैं, ये कुछ नहीं कर सकते और ये मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे, तब तक आपका मुल्क में ना जेन्युइन डेमोक्रेसी आ सकती है ना कुछ। देयर इज़ अनदर पार्ट टू इट कि वो हमारी सियासी जमातें और सियासी लीडरान, एज वी ऑल डिस्कस्ड, वो खुद कितने जमहूरी हैं, वो खुद कितनी नई पौध को सामने लाने के लिए और अपनी पावर देने के लिए, लोगों को वज़ीर आज़म बनाने के लिए या चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार है। दैट्स ऑल्सो अ क्वेश्चन, बट मुझे समहाउ ये होता हुआ नज़र नहीं आता। आई मे साउंड लेकिन आयशा, तो कल जब चुनाव होगा वो इन्हीं लोगों में से होगा जो अपनी फैमिलीज़ को प्रमोट करते हैं, जिनके भाई, भांजे, भतीजे, बहनें, भाभियाँ, बाज़ जगहों पे दादे। मैं उम्र देख रहा था जो कंटेस्ट कर रहे हैं सिंध के अंदर, लोग बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं, तो 70-80 से ऊपर बहुत सारे लोग हैं। उसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन नई जनरेशन के दावा करने वाले जो अगर कैंडिडेट्स की उम्रों का आप तयन करें तो बहुत ज़्यादा उम्र, इन्हीं में से इलेक्ट होंगे कल लोग। तो हम क्या तवक्को करें कि नतीजा मुख्तलिफ क्यों होगा माजी से?
तलत साहब, नतीजा मुख्तलिफ उस सूरत में तो नहीं होगा अगर आने वाले उसी थॉट प्रोसेस के साथ वापस आ रहे हैं, वो कोई भी जमात हो, सभी किसी न किसी क्राइसिस से हालिया कुछ सालों में गुजरे हैं, मसाइल का भी शिकार। 80 के पेटे में थॉट प्रोसेस नहीं तब्दील होता, दवाई तब्दील होती है सर। अब यही मैं आपसे कह रही हूँ, तो फिर अगर कुछ भी तब्दील नहीं होगा तो फिर तो मुमकिन ही नहीं ना, फिर तो हम ये सोचे भी ना। मुनीब ने अभी कहा कि हम एक सिक्योरिटी स्टेट हैं, आप डिसाइड कर लें जो कुछ रोल्स देने की जरूरत है वहां दे दें, बिजली, पानी, गैस, सेहत, तालीम, क्या ये रोकती है सियासतदान को डिलीवर करने से? ये कौन रोकता है? मुझे हैरत होती है। मेरा 2 जगह पे बिल्कुल इंटीरियर में ताल्लुक है, पंजाब में भी और सिंध के अंदर भी, पाकपतन और नवाबशाह से, दोनों जगहों पर, और साल में 2-3 चक्कर दोनों जगह। तो मैं आपको ये कहने लगी हूँ, वहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं? आज से 10 साल पहले हमें पढ़ाना शुरू किया गया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और सदर बनाने की जिम्मेदारी हमारे होती है। वज़ीर आज़म और सदर, हमारे पास यूथ है जो कि फ्यूचर के लिए हमारा एसेट हो जाएगी। आज 10 साल बाद हम वहाँ खड़े हैं कि यूथ हमारे लिए लाइबिलिटी बन गई है। हम ना ज़हनी तौर पर सेहतमंद माशरा बना रहे हैं, ना फिजिकली सेहतमंद माशरा बना रहे हैं। ये बेसिक है। अगर कुछ देर पहले अंदर बैठे बात करते, मुश्ताक अहमद साहब बैठे हुए थे जो हमारे क्रिकेटर रिफॉर्मर, उन्होंने बेसिक की बात की थी। बहुत जरूरी है निजाम की बुनियाद की तरफ जाएं, बहुत कुछ तब्दील करने की जरूरत है। आज हम सोचें कल वोट के बाद हो जाए तो होना नहीं है। लेकिन अभी अब सर क्विकली अगर आप इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करें, अभी तक जो सियासी जमातों की तरफ से नैरेटिव आया, क्योंकि कैंपेन तो कल ख़त्म होगी, अब उन्होंने अपने पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो डिप्लॉय कर दिए हैं। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो वो पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो तमाम हलकों के अंदर अपनी अपनी नशिस्तें संभाल रहे हैं, उनको लाने के लिए बंदोबस्त किया जा रहा है, और सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में, डिपेंडिंग ऑन के आपने कितने बंदे लगाए हुए हैं, इस वक्त हर हलके के अंदर अपने अपने लीडर के लिए मुतय्यन हो रहे हैं। तो बहुत बड़ी एक्सरसाइज हो रही है। इस निज़ाम ने बाहर आके कहीं ना कहीं डिलीवर करना है, तो इस वक्त तो फोकस इलेक्शन जीतने पे है। ये बात की बातें हैं जो हम कर रहे हैं। खाने की बात की है ना आपने पोलिंग एजेंट्स के लिए, तो आपको याद होगा एक ब्रीफिंग हुई थी कि कीमे वाले नान और बिरयानी पे लोग वोट बेच देते हैं। अल्लाह ताला से अता फरमाए उनको। तो मैं ये कह रहा था कि अभी आप थोड़ी देर पहले ये फरमा रहे थे कि कोलिशन गवर्नमेंट तो बनेगी, लगता है ऐसे ही है। नहीं देखें, कुछ घंटे हम इंतजार कर लें। ठीक है, मैं बड़ा शौक है हमारा ब्रेकिंग न्यूज़ देने का। हमें नहीं, वो जमातों ने खुद दिया। जमातों मैंने नहीं सबको सुना कि सब ये कह रहे हैं। वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो कह रहे हैं मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। तो ये वो कोलिशन की बात नहीं कर रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि मखलूत हुकूमत और सपोर्टिव हुकूमत में फ़र्क है। एक अलायंस में होते हैं, सियासी जमातों को अपना एक अलायंस बनाना पड़ेगा मिनिमम कॉमन एजेंडा पे, इस्टेब्लिशमेंट भी साथ हो, जुडिशरी भी साथ हो, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो कल देख लेते हैं, कल तक के लोग क्या फ़ैसला करते हैं, उसके मुताबिक हम अपने तज्ज़िये जो हैं वो दुरुस्त करें। लेकिन लोगों का फ़ैसला जो है उसका कुछ बैकग्राउंड भी है ना, हम मुसलसल पैटर्न पाकिस्तान के अंदर देखते चले आ रहे हैं। क्विकली अगर मेरे ख्याल में 1.5-2 मिनट रह गए, अगर मैं वोटर टर्नआउट के ऊपर बात करूँ कि कितने लोगों को ये इंतखाबी एक्सरसाइज ये रिप्रेजेंट करती है। जो 71 और 77 के इंतखाबात थे, सिर्फ उस वक्त हम 71 वाले में सबसे 61 के ऊपर हम गए थे। उसके बाद बतदरीज कम हुआ, 97 के अंदर हम 36% के ऊपर आए और बमुश्किल हम 50 से ऊपर गए हैं। तो कितने लोगों का ये इंतखाबी अमल जो है उनको रिप्रेजेंट करेगा, दैट्स आल्सो क्रूशियल। टर्नआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टर्नआउट इफ इट इज अबव 50% देन इट इज वेरी डिसेंट नंबर। ठीक, अगर इट रिमेन्स लाइक 40-42% फिर ये अच्छा नहीं। लेकिन अब 88, 90, 93, 97, 2002, 2008, 40s, 30s, अब देखें all were legitimate exercise, some of them। जितनी आपने कैंपेन की है, पिछले इलेक्शन में भी आपने लोगों को मोटिवेट किया है। पीटीआई के आने के बाद दूसरा 18 साल का वोटर आपने अंदर डाला, ये पहले 18 साल वाला नहीं था होता। उसके बाद अगर आप बिलो तो देन ये अच्छी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आई हैव टू लीव इट देयर, ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। आप कल अपना वोट ज़रूर डालिए, जितने वोट डलेंगे उतना वोटर टर्नआउट अच्छा होगा, उतना ही इम्कान है कि एक मुस्तहकम सियासी निज़ाम हमारे सामने आए। तारीख़ इसकी बहुत बड़ी गवाही नहीं देती, लेकिन उम्मीद पर दुनिया काम है। हमारी ट्रांसमिशन जारी है, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट आवर। नाज़रीन, अब से तकरीबन 9 घंटे के बाद तकरीबन 12 करोड़ 85 लाख पाकिस्तानी तकरीबन 91,000 पोलिंग स्टेशन में से गुजर कर अपने नुमाइंदों का मुमकिन तौर पर इंतखाब करेंगे। पाकिस्तान वोट कर रहा है। पाकिस्तान वोट किस अमल में से गुजर के कर रहा है,
इस घंटे में आपको एक कम्प्रिहेंसिव तस्वीर मिलेगी। हमारे पास 7 सितारे मौजूद हैं जो इस तमाम अमल को बहुत तवील अरसे से देख रहे हैं। मुल्क भर से हमने अपने ब्यूरो चीफ्स को दावत दी है कि स्टूडियो को ग्रेस करें, वो तमाम के तमाम हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। इन लोगों के पास जो मालूमात हैं वो हमारे पास नहीं है, हमारी मालूमात भी इन्हीं की मालूमात की वजह से हैं। सो ऑल ऑफ़ यू वेरी वार्म वेलकम। खालिद अजीम साहब इस्लामाबाद, खुर्रम शहजाद फैसलाबाद, नईम हनीफ लाहौर, आमिर इकबाल मुल्तान, असलम खान कराची, महमूद जान बाबर पेशावर, जलाल नूरजई कोयटा। ऑल ऑफ़ यू थैंक यू वेरी मच। बलूचिस्तान में बड़ा अंदोनाक वाक़या हुआ, इम्पैक्ट इसका क्या होगा वहाँ के इंतखाबी अमल पर आपके ख्याल में? देखिए, इसमें तो कुछ चीज़ें तो वहाँ पे यकीनी थी कि ये होना ही है, और फिर जब इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई है, ये अमल शुरू हुआ है, कागजात नामजदगी और उसके बाद के तमाम मराहिल, तो ये इस तरह की इक्का दुक्का वाक़यात रुनमा होना शुरू है। लेकिन एक मुस्बत पहलू ये है कि इस तमाम तर हालात के बावजूद सियासी जमातों ने, इसी तरह आज़ाद उम्मीदवारों ने, उन्होंने अपनी कैंपेन में कोई कमी रहमान ने उसके ऊपर बताया कि जी देखिए, हम तो आपको पहले ही कहते थे कि ऐसा ना करें। एतराज़ात उनकी तरफ से आए लेकिन इंतखाबी अमल नहीं मुतासिर नहीं हुआ है। अब इसमें यह होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टर्न आउट में कोई कमी आ जाए, जिस तरह 2008 के इलेक्शन में और इस तरह 2013 के इलेक्शन में हुआ है। लेकिन यह है कि सियासी जमातों ने इस अमल में भरपूर हिस्सा लिया है। बलूचिस्तान में टर्न आउट हमेशा से लो रहा है रिवायती तौर पर। खदशा ये है कि इन इंतखाबात की वजह से कहीं इतना लो ना हो जाए कि इंतखाबी अमल की सेहत के ऊपर सवाल आए। जी बिल्कुल, चूँकि अब ये तौबा दोबारा फिर मुनसर है उन पे, उम्मीदवारों पे, सियासी जमातों पे और ख़ुद हुकूमती रेट पे और उनके इंतज़ामात पे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकल आए और उनकी सिक्योरिटी यकीनी बनाए ताकि अपना वोट कास्ट करे, ताकि ये रेशो ये बुलंद हो। महमूद, केपी के अंदर भी ये मामला रहा है, लेकिन केपी के अंदर हमने आखिर में आके जो कैंपेन्स देखी, आपने बहुत मौसर अंदाज से उनको कवर किया, वो काफ़ी आपको जानदार कैंपेन्स नज़र आई। उस तरह नहीं थी जिस तरह पिछले इंतखाबात में थी। तो वहाँ पर इस किस्म के वाक़यात का असर बाय प्रॉक्सी हो सकता है कि बलूचिस्तान में हो रहा है, यहाँ पर भी कुछ वाक़यात हुए, कहीं कुछ और ना हो जाए। इज़ दैट पॉसिबल? नहीं, मेरा ख्याल है तला साहब कि वहाँ के लोग अब बहुत ज़्यादा आदी हो गए हैं। यानी अब एक शहर के अंदर भी उसका असर इतना नहीं होता। लोग कहते हैं कि बस ये होना था और वो ज़हनी तौर पे तैयार हैं इसके लिए। और ये एक तो वहाँ पे ये दहशतगर्दी का भी अंसर है, इसके अलावा जो 9 मई के बाद भी जो असरात हैं वो केपी में सबसे ज़्यादा हैं। तो ये दोनों चीज़ें वो सारे इलेक्शन के अमल को मुतासिर वोटर टर्नआउट आपका क्या ख्याल है, निस्बतन बेहतर होगा या? मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि 2018 के मुकाबले में तो मैं कम टर्नआउट देख रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि लोगों को मोटिवेट करने के लिए जो फैक्टर्स हुआ करते थे वो इस वक्त मैदान में नहीं है। जिस तरह वहाँ पे लोगों ने 2 बार पीटीआई को वोट दिया, तो अब पीटीआई की तरफ से ऐसा कोई फेस नहीं है जिसको देख के लोग बाहर निकलें, और उनकी तरफ से भी अभी वो जो निशान भी चला गया है, तो लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि जब जाएंगे तो किसको वोट करेंगे। तो क्या उन्होंने अपने हलकों के अंदर अपने तय कैंपेन्स का बंदोबस्त नहीं किया? मोहल्लों में, गाँव में, बैठकों में उन्होंने एक तरीका उन्होंने अपनाया है कि खुद अगर वो नहीं भी गए, जहाँ नहीं जा सके, उन्होंने लोग हायर किए हैं। जैसे कि उन्होंने आखिरी तहसील जीती थी तो उन्होंने हर हलके के अंदर 7 ऐप्स मुतारफ़ कराए हैं, और हर ऐप के ज़रिए वो लोगों को उन्होंने एक्सेस हासिल करके उनके मोबाइल पे गए हैं कि आपको चूँकि हेल्थ कार्ड के ज़रिए आपका इलाज हुआ है तो आज दिन है तो आप उसका वो करें, आप बीआरटी में सफ़र किया तो आप उसका जवाब दें, अगर आपने एहसास प्रोग्राम के तहत आपको पैसे मिले तो आज का दिन है। तो वो उन लोगों तक गए हैं और लोगों को उन्होंने काफ़ी हद तक। मसला ये है कि जिसको नहीं मिले ना पैसे, उसने कहा अच्छा एक तो मुझे पैसे नहीं मिले, दूसरा मेरे से वोट मांग रहे हैं। बट दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ऐप्स को यूज़ किया जी, उन्होंने एक्सेस किया। आखिरी तहसील का इलेक्शन मौलाना फजल रहमान से जीता था, उनकी पार्टी से ये इलेक्शन इन्होंने जीता था और उसके लिए इन्होंने ये तरीका इस्तेमाल किया था, और इस इलेक्शन में भी ज़्यादातर वही तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं। असलम कराची के अंदर तो भरपूर कैंपेन हुई, कराची के अलावा सिंध के दूसरे हिस्सों के अंदर भी कैंपेन चली, तो दोनों का अगर आप मुवाजना करें तो सबसे ज़्यादा तगड़ी कैंपेन आपको कहाँ पर नजर आई? देखिए, पीपल्स पार्टी ने की है। तला साहब, अगर हम सांगड़ की बात करें, एक टफ हल्का है वहाँ पर। शाहजिया मरी का मुकाबला मोहम्मद खान जुनेजो से है, जीडीए की उनकी हिमायत है, और ये शाहजिया मरी का ये जो हल्का है वो 209 है। वो पहले वो 210 खिपरो और देही आबादी का हल्का था, वहाँ से लड़ती थी। ये शहरी आबादी ज़्यादा है तो मुश्किल होगी। यहाँ 2 दफ़ा आसफा गई, 1 दफ़ा बिलावल गए, तो अंदाज़ा लगाएं कि एक अहमियत थी। फिर बिलावल भुट्टो, जब हम पोजीशन क्या है वैसे शाहजिया की, जरा इस पर कुछ कमज़ोर है,
210 में ज़्यादा अगर लड़ती तो ज़्यादा पोजीशन होती, यहाँ पर पोजीशन उनकी कुछ कमज़ोर है। लेकिन यार कि दो दफ़ा आसफा गई, एक दफ़ा बिलावल गए, तो उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हल्के पे फोकस पीपल्स बहुत बड़ी इंडोर्समेंट है, बहुत ज़्यादा फोकस है। फिर आपका एक सवाल था कराची में। देखिए कराची में बिलावल साहब ने जो आखिरी रैली निकाली, वो उन्होंने कराची में अगर 22 सीटें हैं तो वो कुछ इस तरह उन्होंने कैंपेन की कि वो कम से कम 15-16 हल्कों के पास से गुजरे। पूरा उन्होंने एक रूट बनाया कि वो अपने बिलावल हाउस, ये तो मुझे लगता है जिस तरह हम कराची को कवर करना चाह रहे थे, हम कवरेज प्लान ये बना रहे थे कि ऐसा कवरेज प्लान करें कि जब घूमें तो कम से कम 14 हल्कों को तो टच करें। ऐसा हुआ। आप देखिए वो लियारी भी गए, वो किमाड़ी भी गए, वो नाजाबाद भी गए, वो गोलीमार भी गए, वहाँ से वो जो है फिर काला बोर्ड, फिर दाऊद चौरंगी। मतलब कराची के आप हल्कों की बात करें तो मुख्तलिफ हल्कों में, और देखिए ऐसे हल्कों के नाजाबाद और जो शेरशाह कभी पीपल्स पार्टी चेयरमैन नहीं गए, 2018 में भी नहीं गए, लियारी में गए, लेकिन उन इलाकों में जब पीपल्स पार्टी जब कभी भी नहीं गई, वहां से उनके उम्मीदवार भी खड़े हुए और मुकाबला कर रहे हैं। काफी अनहोनियां हुई हैं, एमकेएम भी कभी वोट मांगने के लिए नहीं गई। ऐसा ही है इस बार तो एमकेएम भी वोट मांगने के लिए जा रही है, तब्दीली आ गई। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन तला साहब लग रहा है कि एमकेएम की वापसी होगी। 2018 की अगर हम बात करें सिर्फ 4 नशिस्तों तक महदूद रह गई थी कराची में। कौन सी एमकेएम की? बीच में आखिर में आके अल्ताफ ग्रुप भी बड़ा एक्टिव होता हुआ। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन उत्तरा साहब बहुत लेट एक्टिव हो रहा है, बहुत लेट। उसने बहुत देर कर दी, बहुत देर की। मेहरबान आते आते मेहरबान तो नहीं है, लेकिन मैं कहने लगा था इसको थोड़ी सी तरमीम कर दे तो ज्यादा बेहतर। तो लेकिन कैंपेन एमकेएम की तगड़ी रही है, एमकेएम की रही है, एमकेएम की भी रही है। आपने जमात इस्लामी ने भी कैंपेन की। आपका सर सवाल था कि तगड़ी ज्यादा, देखिए एक दिन में जिस तरह किया, फिर इंटीरियर सिंध को भी फोकस किया, एमकेएम नहीं कर सकी इंटीरियर सिंध में। कराची को उसने फोकस किया, लेकिन जो अगर हम बात करें कि पीपल्स पार्टी, वो तो उन्होंने कोalition के जरिए जेयूआई पे छोड़ी हुई है वो कैंपेन, वहां पे जीडीए पे छोड़ी हुई। ये भी हुआ कि जो एमकेएम ज्यादा कोalition पर जा रही है। पहले एमकेएम की रिवायत नहीं थी तला साहब, चाहे वो कौमी असम्बली हो, सूबाई असम्बली हो, वो नहीं इत्तेहाद करती थी। तमाम की तमाम सीटों पर वो अपने उम्मीदवार खड़े करते थे। कोई और दिन थे जब वो जिन थे, अब तो हालात तब्दील हो गए। ऐसा ही है, ऐसा ही है। मुल्तान के अंदर तो जी बड़ा मलाकड़ा हो रहा है, जरा मुल्तान की कैंपेन भी आप बताइएगा। गिलानी साहब भी कभी मोटरसाइकिल पर इससे पहले नहीं बैठे थे? कभी नहीं बैठे। शाह महमूद साहब को तो देखा था हमने, इनको पहली दफ़ा देखा है। और बिल्कुल ये बात सिंध की तरह जनूबी पंजाब में भी अगर किसी की कैंपेन नज़र आई है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। नून लीग की एक हफ्ते से अब सारे मैदान में आ रहे हैं, लेकिन गिलानी साहबान ने 2-3 महीनों से उन्होंने अपने आप को एक्टिव किया हुआ है। बेटे भी झोंके हुए हैं, दोनों जो लड़के बेटे भी बड़े एक्टिव हैं और वो अच्छा मुकाबला भी कर रहे हैं। वो भी रोज़ ब रोज़ अपने जलसे जुलूस, उनके पास भी कोई टाइम नहीं है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी कैंपेन एक हफ्ते से कर रही है जनूबी पंजाब में। और एक और जनूबी पंजाब में जो सबसे बड़ी बात हुई है, अब नए चेहरे आना शुरू हो गए हैं मुख्तलिफ हलकों में। जैसे पहले इलेक्टिबल थे, इलेक्टिबल सुबह महाज बना के उनको इलेक्ट करके एक पार्टी के साथ मिला दिया जाता था। वही इलेक्टिबल अब मुस्लिम लीग नून का भी हिस्सा है, पीपल्स पार्टी में भी कुछ गए हैं, पीटीआई में गो इस दफ़ा नहीं है। नए चेहरे कौन से? नए चेहरे सर जैसे अब मुजफ्फरगढ़ की बात करते हैं, बासित सुल्तान बुखारी की बेटियाँ, पुराने चेहरे के नए चेहरे हुए ना, पुराने के नए चेहरे आ गए हैं। अब पुराने मखदूमों के नए जनरेशन आ गई है। बिल्कुल सर, ठीक है। तो ये लोग अब आ गए हैं, पुरानी दुकान में अब नया सौदा बेच रहे हैं, तो सारे अभी मार्केट में। दोनों बच्चे जो है शाहमूद कुरैशी के, वो भी कंटेस्ट कर रहे हैं। उनकी कैंपेन के बारे में बताइएगा। अच्छा, उनकी कैंपेन सर तला साहब इतनी मुअस्सर नहीं रही, खुल के वो आ नहीं सके। मेहरबानो 151 में कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन उनके जो विंग्स थे जो मजबूत, जिनकी वजह से ये 151 जो है ये इनको मिनी लाड़काना कहा जाता था शाह महमूद का, तो उसमें उनके विंग कमज़ोर है। वहाँ पर अली मूसा गिलानी, छोटे मखदूम यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे हैं, और अब्दुल गफ़ार डोगर साबिक़ मुशीर वज़ीर आज़म रहे हैं। तो ये तीनों का कांटेदार मुकाबला है, लेकिन मेहरबानो वहाँ पर काफ़ी कमज़ोर हैं। जैन की निस्बत मेहरबानो की 150 में जेंडर फैक्टर है कि खातून होने के नाते शायद दूसरा कैंपेन कर नहीं पाई, या वो उनका पहला इस किस्म का बड़ा मार्का है, क्या हुआ? नहीं सर, ज़िमनी इलेक्शन में उन्होंने कंटेस्ट किया था पीडीएम के खिलाफ, अली मूसा गिलानी, पूरी मशीनरी मौजूद थी उस वक्त, तो कुरैशी साहब खुद कैंपेन कर रहे थे। बिल्कुल, बड़ी उस वक्त भी मेहरबानो हार गई थी। ठीक, अली मूसा जीत गए थे, नून लीग की भी सपोर्ट थी, अब्दुल गफ़ार डोगर भी उनके साथ थे। तो वो ख़वातीन वाली ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनके जो नीचे विंग होते हैं इन इलाकों में, वो बड़ा अपने कैंडिडेट को उड़ाने में बड़ी हेल्प करते हैं, तो उनके विंग्स बड़े कमज़ोर हैं। और मैंने कराची के अलावा सबसे ज़्यादा जो बाज़ हलकों के अंदर जो फ्लैग्स देखे हैं और पोस्टर्स देखे हैं, वो मुल्तान के हलकों के अंदर देखे हैं, और बड़ी शदीद कैंपेन। लाहौर का बताएं जी। लाहौर है, लेकिन इस मरतबा तो कुछ और ही माहौल है। इस तरह भी अब देखा आपने, कैंपेन ठीक हुई है लाहौर में? नहीं, कैंपेन असल में कुछ दिन से कैंपेन नज़र आई है यहाँ पे। लाहौर बिल्कुल जो है वो
हमें उल्टा नज़र आना शुरू हो गया था। 2 वीक पहले तक तो सूरत हाल जो है वो नून लीग के लिए बहुत ख़राब थी। ये मैं बात कर रहा हूँ गवाल मंडी की, जो एक आबाई हल्का समझा जाता है मियाँ नवाज शरीफ का, और हमजा शहबाज वहाँ से लड़ रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 130 की, जहाँ से नवाज शरीफ लड़ रहे हैं, वहाँ की सूरत हाल ये थी कि जब वो नाअहल हुए और बेगम कलसूम नवाज जो हैं मरहुमा, वो वहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया उन्होंने ज़िमनी में, और वो बीमार थी, और मरियम नवाज जब कैंपेन चला रही थी तो वो पंजाबी में कहते हैं कन्ना थलो लंग गई थी। 4-4.5 हज़ार सिर्फ जो है ना उसके लीड से कलसूम नवाज साहिबा जीती। और 2018 में फिर वहीद आलम खान आए, उस वक्त भी यास्मीन राशिद पीटीआई की तरफ से उम्मीदवार थी, वहाँ थोड़ी लीड इनकी बेहतर हुई। अभी जो है वो सूरत हाल ये है कि चूँकि हम लोग हलकों में गए, और लाहौर जो है तकरीबन कोई 3-4 वीक पहले तक की जो सूरत हाल थी उसमें तो नून लीग बहुत फंसी हुई लगी हमें। और अभी अगर बार बार ट्रांसमिशन में वो बात हो रही है, अब तो ये बात पुरानी लगने लग गई है कि जो वोट डलेगा वो काउंट होगा, वो करना जो है अब बिल्कुल मुझे बेमानी सा लगने लग गया है और वक्त का ज़िया लग रहा है। ये है कि शरीफ ये ज़िया लग रहा है कि काउंट होना है उसने, या आप कह रहे हैं कि होना ही नहीं है उसने काउंट? देखिए तरह साहब, ये तो आप खुल के बात करें, मेरा प्रोग्राम में लाइव चल रहा है, बताएं हमें क्या हो रहा है लाहौर। यहाँ ये हो रहा है जी कि शरीफ खानदान के सामने लड़ने वाले जो है ना 90% लोग पाबंदे सलासल हैं, जेलों में, ठीक, और वो खवातीन है। हमजा शहबाज शरीफ के सामने जो है 118 में जो खातून लड़ रही हैं, आलिया हमजा, वो जेल में है। तो इस वजह से जेल में कि हमजा के खिलाफ लड़ रही है? नहीं, वो तो अपने कामों की वजह से जेल में, वो इस वजह से वहां से जो है ना हमजा लड़ रहे हैं कि आलिया हमजा जेल में। तो अगर आलिया होती तो हमजा कहां से लड़ते? हमजा शायद वहां से कोई तगड़ा कैंडिडेट आ जाता तो इस दफा हल्का बदलना पड़ जाता। ग्वाल मंडी जो है अब नून लीग का हल्का नहीं लग रहा था हमें। ठीक, इसी तरह अगर आप इधर आ जाएं 130 में नवाज शरीफ साहब के सामने जो मेन उम्मीदवार हैं यास्मीन राशिद, वो जेल में। आप 119 की बात कर लें, मरियम नवाज जहां से कॉन्टेस्ट कर रही हैं, तो वहां भी 5 दिन पहले तक सनम जावेद कैंडिडेट थी, अचानक से जो है वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे बहुत बड़ा जो मरियम नवाज को 119 में लग रहा है, वो हल्का बेहतर इसलिए नून लीग के लिए हो गया कि नीचे 149 में अब्दुल अलीम खान लड़ रहे हैं। अब्दुल अलीम खान का जो 149 है वो इतना पक्का हल्का है, उसकी जो सपोर्ट है वो मरियम नवाज को मिल रही है, और वो जो वोट है उससे मरियम नवाज ज्यादा उसने नजर आपने जो पेश किया है ना, वैसे उसके ऊपर मैं दादी आपको दे सकता हूँ। मैं बाद में आता हूँ इस हल्के के ऊपर, क्योंकि मैंने भी इसका थोड़ा सा तज्जिया किया। फैसलाबाद चलते हैं। लाहौर के अंदर तो बहुत कैंपेन होती थी, वो नहीं हुई, ठंडी है। फैसलाबाद के अंदर में मुकाबले बहुत तगड़े हैं। फैसलाबाद में मुकाबले तो बहुत तगड़े हैं तलत साहब, लेकिन 2018 में जो पीटीआई ने तकरीबन 7 और 10 की रेशियो जो है वहाँ पे थी, पीटीआई के पास 7 सीटें थी और 3 सीटें जो हैं वो नून लीग के पास थी। अब ये बिल्कुल उलट हो जाएगा जो नज़र आ रहा है, उसमें 7 उधर चली जाएंगी, 7 उधर चली जाएंगी, और 3 है 3 पीटीआई लेगी। वो जरा मुझे उसमें बड़ी दिलचस्पी है, वो कौन सी है? पीटीआई एक तो ये है कि जो हल्का है 95 झुमरे का जो हल्का है, वहाँ पे बेसिकली नज़ीर फैमिली के आसम नज़ीर को टिकट वो देना था, लेकिन आसम नज़ीर ने वो विड्रॉ करके ना वो उन्होंने कागज जमा ही नहीं करवाए। ठीक, अपना कोई मसला था उनका। हाँ जी, उनका अपना फैसला था, यानी कि नज़ीर फैमिली एक बहुत बड़ा असर डालती थी फैसलाबाद के इलेक्शन, और ढेर वोट भी लेते थे। हाँ, बहुत ज्यादा, और वो तकरीबन फैसलाबाद के हर हलके से वो जीतते आए हैं। तो वो वहाँ से विड्रॉ, तो ये आज़ाद अली तबस्सुम को, क्योंकि उनके पास कैंडिडेट कोई नहीं था नून लीग को, तो फिर उसको मजबूरन लाना पड़ा। जो पहले सूबाई के ऊपर लड़े थे अब उनको ऊपर लेके आए, अब उनको ऊपर लेके ये पहली सीट एक ही होगी। और कौन सी? और दूसरी सीट जो है जिसके ऊपर मुकाबला देखने में आ रहा है वो NA 96 है, क्योंकि यहाँ पे ये बेसिकली हल्का था तलाल चौधरी का, और यहाँ से नवाब शेर वसीर जो हैं वो पीटीआई की सीट पे यहाँ से पहले कामयाब हुए थे। अब उनको यहाँ से टिकट नहीं दिया गया। अब वो जो टिकट ना देने का वालिद को मिला, उनके बेटे को भी मिला है? नहीं, उनके वालिद नहीं, उनके वालिद और उनके चचा को। हाँ। नहीं, तलाल साहब को 2 टिकट नहीं मिले, एक ही मिला है? नहीं, तलाल साहब को तो 1 टिकट मिला, लेकिन एक उनका जो कैंडिडेट था जिसको वो चाह रहे थे कि टिकट मिले PP 100 से, तो उसको भी दिया गया बहादुर से। एक से बदले 2 मिल गए, और की चाहिए, लेकिन वो खुद बदला लेंगे। वो बदला लेने की वजह से ये सीट जो है वो स्विंग हो रही है। यानी अब आप देखें ना, अगर नवाब साहब आ रहे ना तो फिर तुसी वो भी तलाल दे मथे ला देना। लेकिन लगता है ऐसे ही है, स्विंग हो रही है, बिल्कुल सीट स्विंग हो रही है। और तीसरा हल्का जो है वो अली गौहर बलोच का है 97। वो तो पिछली मरतबा जब सबसे मुश्किल हालात में उन्होंने सीट निकाली है वहां से। लेकिन अब इशू ये है कि 3 बलोच, क्योंकि वहां पे बलोच वोट जो है वो सबसे है, तो अली गौहर बलोच हैं, फिर सादुल्ला बलोच हैं आज़ाद उम्मीदवार, और नदीम खान बलोच हैं। वो 3 बलोच जो हैं वो जो
वोट था वो बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसका फ़ायदा हुमायूं अख्तर को होगा, क्योंकि हुमायूं अख्तर पूरा पैनल ये वाहद यार मुझे वैसे ये समझाएं, हुमायूं अख्तर के पास जो साइंस है वो तो हमें पता है उनके पास साइंस क्या है, पूरी साइंस ही है, पूरी लेबॉर्ट्री उनके पास है, पैसा भी बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक आउटसाइडर आके एक ऐसे हल्के के अंदर जिसमें वोट जो कमिटेड वोट है, शख्सियात का हो या कबाइल, वो कैसे अपनी एंट्री इतनी जल्दी डाल सकता है, ये मुझे समझाया ना जरा। अच्छा, वहाँ पे जो सिचुएशन यही थी कि क्योंकि बार बार लोग इन्हीं लोगों को लेके आ रहे थे, बार बार इन्हीं लोगों को लेके आ रहे थे, मसाइल वहाँ पे झूके थे। ठीक है, एक सबसे बड़ा मसला जो है वो सत्याना फैसलाबाद रोड है, तकरीबन 30-35 साल से वो रोड भी अभी तक कंप्लीट नहीं हो सका, ये बारियाँ ले रहे। अब इशू ये है कि क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो गई हैं, जब आउटसाइडर, नो डाउट आउटसाइडर वहाँ पे इन तो ज़रूर हुए हैं, तो इसीलिए इनको प्रॉब्लम हुआ है, वरना तो आपस में ही तय हो जाता। नहीं, हुमायूं के लिए कौन मुकामी वोट करेगा, वो आउटसाइडर है, कौन मुकामी वोट, मैं ये क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस उनका है। ठीक, बहुत बड़ा बिजनेस जो है वहाँ पे शुगर मिल उनकी है, कंजवानी शुगर के तो अगर गन्ने की प्राइस आप ठीक ना दे तो लोग तो उसके साथ रेबेल भी करते हैं, ये भी है, बिल्कुल ये है, लेकिन और कंपेन हो रही है इसके ऊपर, लेकिन सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हर चीज़ इस्लामाबाद से शुरू होती है, सारे मुल्क में फैलती है, फिर इस्लामाबाद में आके टूटती है। सीटें तो 3 हैं, लेकिन उसके साथ पिंडी भी जुड़ा हुआ है, तो इस्लामाबाद पिंडी ट्विन सिटी। पिंडी की क्या हालत है? पिंडी की सूरत हाल अगर देखी जाए तो मैंने इतने ठंडे इलेक्शन कभी नहीं देखे हैं। अच्छा, ऑलमोस्ट सारे इलेक्शंस जो हैं वो यहाँ पे 1970 के सारी गर्मी 9 मई में निकल गई ना जी। तो बिल्कुल ऐसा है कि मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे 9 मई भी है, और इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ शेख साहब भी नहीं है, शेख साहब भी सरगोशियों के अंदर जो है ना वीडियोस, बड़ा शर्लक होम्स वाली वीडियोस वो जारी कर रहे हैं जी। उसकी वजह यह है कि शेख साहब खासे अरसे से जो उनकी जो पर्सनल बेस थी उसको लूज़ कर चुके हैं। कुछ अरसा उन्होंने गुजारा नून लीग के बलबूते पे, फिर नून लीग को छोड़ के जो एक इलेक्शन था वो उसमें उनकी लक ने उनका साथ दिया, और वो 2002 के इलेक्शन में 2 सीटों पे जीत के, उसके बाद फिर वो उनका हाल बुरा था, उनकी ज़मानतें जब्त हुई। एक मोस्ट पॉपुलर लीडर जो इतने अरसे से जीतता चला आ रहा हो, उसकी ज़मानत जब्त हो जाए तो आप समझ सकते हैं वो कहाँ है। फिर पीटीआई का सहारा मिल गया और 2 इलेक्शन उन्होंने उससे गुजार लिए। अब वो उस हवाले से कहा जा सकता है कि बेसहारा हैं। वैसे तो वो कहते हैं कि मेरा और कोई सहारा था, वो नहीं रहा, शायद वो सच किसी का भी सहारा नहीं होता है, हमें लोगों को एक धोखा सा होता है कि हमारा सहारा है, वो सहारा नहीं होता, वो सौदा बेचना। आप तो जानते हैं शेख साहब सौदा बेचना जानते हैं, तसल्ली होती। तो इस्लामाबाद की बात जो है ना वो आपने कई सारी चीज़ें वहाँ से शुरू होती हैं, वहाँ ख़त्म होती हैं, लेकिन वो कभी भी पॉलिटिकल सरगर्मियों का शहर नहीं रहा। अगरचे वहाँ पे इस किस्म की भी कैफियत हुई है, लोगों ने पॉलिटिकल फैसला, हम तो तंग आए हैं पॉलिटिकल सरगर्मियों से बतौर इस्लामाबाद के शहरी के, तो हर रोज़ दर्द सर होता है, लेकिन उस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी जो हम बाकी जगहों पे देखते हैं, कोई एक ढंग का जलसा तो एक तरफ रहा, कोई ढंग की कार्नर मीटिंग भी वहाँ पे नजर नहीं आता। खालिद साहब कितने जलसे कराने हैं इस्लामाबाद में, हम तो जान छुड़ा रहे हैं जलसों से, धरने भुगत जी, वो धरने वाले और बलोचिस्तान से चलते हैं इस्लामाबाद, वो तो बैठ के लोग आके करते हैं, कराची चलते हैं इस्लामाबाद, मुल्तान अली भी कभी आके उसे डेरा पा लेंदे है वो तो लाहौर लेंदे, तो मसला चलता ही रहता है। नहीं जी, अगर उसको देखा जाए तो हमारा प्रेस क्लब तो हर वक्त भरा रहता है, लेकिन उस अंदाज की वो जो पॉलिटिकल एक्टिविटी, जो जलसे हुआ करते थे या जो कार्नर मीटिंग्स हैं वो नहीं। और अब तो सारे का सारा इन्हिसार जो है वो ज़्यादातर लोगों ने वो सोशल मीडिया पे रखा हुआ है, हत्ता कि वो बैनर और पोस्टर भी उस अंदाज में कहीं आपको दिखाई नहीं देते हैं। अलबत्ता हमारी सराउंडिंग्स में और कुछ ऐसी जगह हैं, मसलन अटक है, वो उसमें मैं आता हूँ, जरा बाहर निकलेंगे ना तो बड़े हल्कों की बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। आपके पास आ रहा हूँ कि आपका पसंदीदा हल्का वोट की प्रेफरेंस से नहीं, मुकाबले की प्रेफरेंस से क्या है, तो अपने अपने हल्के आप मार्क कर लें। अगले हिस्से में हम बात कर रहे होंगे अपने ब्यूरो चीफ से। नाज़रीन, हमारी इलेक्शन की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। अब से चंद घंटों के बाद पाकिस्तान वोट करेगा। बड़े बड़े मुकाबले पाकिस्तान भर में कौन से हैं? बलोचिस्तान से आगाज़ करते हैं। आपकी चॉइस है जी, कौन सा मुकाबला आप पिक करते हैं और क्यों? NH 263 महमूद खान अचकज़ई। क्यों पिक करते हैं महमूद साहब का हल्का? कोयटा सिटी का ये एक अहम हल्का है जिसपे जमीयत उलमा इस्लाम भी कामयाब होती रही है, इस तरह पश्तूनख्वा पीपल्स पार्टी भी और मुस्लिम लीग नवाज़ भी 2 मरतबा ये हल्का जीत चुकी है। और इस मरतबा इसकी अहमियत यह है कि महमूद खान अचकज़ई की हिमायत जमीयत उलमा इस्लाम ने की है, और उनके मुकाबले में नवाबज़ादा लश्करी रसानी जो कि आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं वो है, और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मीर मकबूल लेडी है,
और इसी तरह एक आज़ाद उम्मीदवार है सालार खान, और यहाँ पे इम्कानात यही है कि महमूद खान सालार को पीटीआई की हिमायत हासिल है और यहाँ पे अपसेट का अंदेशा भी है। यानी जब आपने 4 नाम लिए, अब इसमें से किसके लिए अपसेट है? मुमकिन है कि महमूद खान अचकज़ई हार जाए मुमकिन है। उसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी वजह इजहार होता है हल्के में इंतखाबी कैंपेन से, लोगों के मेलानात से, लोगों किस तरफ रुजू है, किस तरफ राग़िब है, इससे भी ये इजहार होता है। अलबत्ता ये है कि चूँकि जमीयत उलमा इस्लाम का कैंडिडेट मुफ्ती रोज़ी ख़ान वो इनके हक़ में दस्तबरदार हो गए हैं, तो इस बिना ये कहा जा सकता है कि महमूद खान अचकज़ई ये सीट जीत जाएंगे, लेकिन ये अंदेशा मौजूद है अपसेट का। और तो कमाल बात नहीं है कि एक पॉलिटिकली सेकुलर इतनी बड़ी शख्सियत, एक जमात का मालिक, बड़ी बुलंद आवाज़ पाकिस्तान की, JUI की सपोर्ट पड़ रही है? जी, चूँकि महमूद खान अचकज़ई वहाँ पे NA 265 पे मौलाना फजल रहमान के हक़ में दस्तबरदार हो गए थे, और ये बग़ैर किसी बारगेन के, किसी लेदे के, गिव एंड टेक के उसके तहत नहीं थे। तो खैर सगाली के तौर पर इस हल्के पे जमीयत उलमा इस्लाम, आपके वहाँ पे लेन देन को खैर सगाली कहते हैं? तो यानी कि नहीं, यानी कि नहीं, वरना तो ये चाहिए था कि 266 पे, हम तो हर जगह पे सीट एडजस्टमेंट कहते हैं। हाँ नहीं, देखिए ना, मैं इस तरह हजूर में ये बात कही कि वरना तो फिर ये चाहिए था कि NA 266 किला अब्दुल्ला चमन पे वहाँ पे मौलाना सलाउद्दीन अय्यूबी बैठ जाते महमूद खान अचकज़ई, तब यकीनी एक फ़िज़ा महमूद खान अचकज़ई के हक़ में होती। तो यहाँ इन्होंने एक कमज़ोर हल्का इनके लिए छोड़ दिया है, जबकि 2018 के इलेक्शन में जमीयत उलमा इस्लाम मेरे ख्याल से 5वें नंबर पर थी। अच्छा, अपसेट होगा तो किसके हक़ में होगा? अगर अपसेट हुआ तो मुमकिन है कि सालार खान जीत जाए। उसकी क्या वजह होगी? कि पार्टी का इतना वोट है या पॉपुलर बयानिया है, क्या है? पॉपुलर बयानिया तो खैर मैं नहीं कहूँगा, अलबत्ता ये है कि इस प्रोग्राम पे आप कह सकते हैं नहीं, एक फ़िज़ा बनी हुई है, एक फ़िज़ा बनी हुई है। कमज़ोर कैंडिडेट नवाबज़ादा लश्करी रसानी भी नहीं है, वो 2018 के इलेक्शन में सेकंड रहे थे, इसी हल्के पे कासिम सूरी जीत गए थे। ठीक है, अगला हल्का 265 मौलाना फजल रहमान। ठीक, यानी वो अपना हल्का इंतखाब छोड़ के बलूचिस्तान आ गए। क्यों आए? चमन में लोग क्या कहते हैं? तो अगर इस हवाले से मैं एक मिसाल दूं, एक आज़ाद उम्मीदवार पशीन ही में अब्दुर्रऊफ़ तरीन, उनसे किसी ने पूछा कि आपके इलेक्शन की तैयारियाँ, उसने कहा कि तैयारी तो मैंने की है और बाकी अल्लाह पे तवक्कल है। तो अगले ने पूछा कि अल्लाह पे तवक्कल तो मौलाना फजल रहमान को भी है, उसने कहा कि अगर अल्लाह पे तवक्कल होता तो अपना हल्का छोड़ के वो पशीन आते। लेकिन वो अल्लाह पे तवक्कल अपनी जगह पर, लेकिन एहतमाम भी तो करने होते हैं कुछ। तो ये है, और फिर मौलाना फजल रहमान आए भी नहीं है, और यहाँ जब महमूद खान अचकज़ई उनके हक़ में दस्तबरदार हो गए तो एक फ़िज़ा इनके हक़ में बन गई है कि मौलाना फजल रहमान की अब ये दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, ये इस हल्के के डायनामिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा? ये ना हो कि यहाँ पर बिल्कुल ही लो वोटर टर्नआउट हो, जो मैंने पहले भी आपसे बात की थी। और लोग जाएंगे, लोग वोट देंगे। सही है, लोग वोट देंगे। और इसमें फिर मौलाना की पोजीशन मुस्तहकम है, मुस्तहकम मुकाबले में एक कमज़ोर कैंडिडेट है निस्बतन, खुशहाल खान काकड़ पश्तूनख्वा नेशनल पार्टी, जो पश्तूनख्वा पार्टी से एक दड़ा अलग हुआ उस जमात के, और सैयद ज़हूर आगा भी मुकाबले में है, साबिक गवर्नर बलूचिस्तान, जिसको PTI की हिमायत हासिल है। लेकिन मौलाना को आप वो इसलिए कि पश्तूनख्वा पार्टी इस हल्के में एक मजबूत जमात है। ठीक है जी, योर टेक। मौलाना साहब के जाने की, मैं खैबर पख्तूनख्वा से वो क्यों गए, मैं थोड़ा सा उस पर एक दो फिक्र बात करना चाहूँगा। मौलाना साहब ने अपने हल्के में NA 44 में, जो उनका आबाई हल्का है और वो माजी में कभी ये जीतते रहे, तो इस बार वो उन्होंने मेरा ख्याल है बिल्कुल ही इंटेंशनली उसे गिव अप किया हुआ है, क्योंकि वो जो उनके मुकाबले में अली अमीन गंडापुर है, उन्होंने इतनी तैयारी की थी, इतनी तैयारी की कि जब आप DI खान जाते हैं तो आप दूध और शहद की नहरें बहा दी जी, वो जो नहीं, लेकिन उन्होंने ये किया कि लोगों के साथ अपना कांटेक्ट रखा, उनके इतने छोटे छोटे काम अपने खर्चे पे शायद वो करते रहे हैं कि लोग उनके साथ बहुत जुड़े हुए हैं। मौलाना साहब के मैं उस हल्के में, ये तो डोगर नेटवर्क लग रहा है भाई जी, जिस तरह उन्होंने किया हुआ है। वो अली अमीन गंडापुर ने इसके लिए तरीके इख्तियार किया कि गली महल्ले के WhatsApp ग्रुप में भी वो ऐड है, हर जगह ऐड है, और मौलाना साहब इतना एक्सेसिबल नहीं है वहाँ पे लोग। आप कुछ ऐड करें? वहाँ पे वो कुछ 3 pronged मुकाबला उसको कहा जा सकता है। आप फैसल करीम कुंडी जो है उनको भी उस नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन वो अली अमीन का अभी तक वो नहीं आया उस हल्के में, वो फिजिकली वहाँ मौजूद नहीं है। तो उसका लास्ट टाइम कुंडी साहब नंबर 3 थे, 20,000 के करीब वोट लिए थे। अभी अली अमीन ने ढेर वोट लिया, 80,000 के करीब उसका कोई वोट था, इतना कुछ नहीं। हाँ, तो ये अभी भी अगर वो नहीं होते, अली अमीन की यही हालत होती है कि उसके लोगों को नहीं छोड़ा जाता या वो वोट नहीं डाल सकते वहाँ पे, तो फिर उसका फ़ायदा
शायद फैसल करीम कुंडी उनके को पास हो। वैसे क्या दम वाला पानी है कि जो अली अमीन ने अपनी रेपुटेशन बनाई, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिया बनाया, जेल भी उन्होंने काटी, उसके बाद बाल भी उनके तराशे गए, तो इसके बावजूद वो मुकाबले में है। अमूमी तासर ये है कि इस किस्म का सुल्तान राही जो PTI का है उसकी गुंजाइश नहीं है, लेकिन ये तो सुल्तान राही प्लस हैं, फिर भी लड़ रहे हैं। इसकी क्या वजह है, ज़रा ये बताएं। देखिए वहाँ पे मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि किसी भी हलके में PTI इतना लोगों के साथ जुड़ी हुई नहीं है जितना उन्होंने अपने आप को किया है। तो मेरा ख्याल है कि उसने सबसे ज़्यादा अपने आप को आवाम के हवाले किया हुआ था, ठीक, जिसकी वजह से लोग अपनी छोटी छोटी बातें भी उस तक पहुंचाते थे और वो उन्हें हल करता था, अपनी जेब से उन्हें हल करता था। जो पंजाब में डेरा जिस तरह होता है कि आपका डेरा खुला हुआ है, आपका लंगर खुला, और लंगर वंगर भी चलता है वहाँ पे लोगों के, ये भी तो चलता होगा। तो वो जितने भी गरीब लोग हैं वो उनसे मैं आम लोगों से मैंने पूछा कि आप क्यों इतना ज्यादा उनके साथ कहते हैं शहद देने के लिए, लेकिन लंगर में शहद का जिक्र जो है वो हाँ, उन्होंने कहा कि वो हमारी छोटी छोटी जरूरत भी पूरी कर लेता है। ये भी बड़ी जबरदस्त बात है। इस बात से कतई नजर कि ओवरऑल इंप्रेशन क्या है, अगर आप हल्के के साथ जुड़े हुए हैं तो आपके ख्याल में वो मुस्तहकम है वहां से। इसके अलावा कौन सा हल्का चुन? एक तो मैं ये चाहूंगा कि अगर KP की बात करें तो वो अगर एक पूरा खैबर पख्तूनख्वा एक हल्के में इकट्ठा है तो NA32 है पेशावर का। उसकी क्या वजह? वो पहले ये तो पूरा खैबर पख्तूनख्वा यहाँ पे आके कारोबार करता है, यहाँ पे उसका पूरा क्रीम जो है वो यहाँ रहती है, हुकूमत यहाँ रहती है, और जितने भी बाहर के लोग आए हैं वो यहाँ पे कारोबार करते हैं, तो पूरे सूबे के लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं हर बार। और ये NA1 था, आपको याद होगा, तो ये कभी कभी मिनी लाड़काना भी कहा जाता था। ऐसे पीपल्स पार्टी हमेशा जीतती रही जब तक वो हुकूमत में नहीं, ये उनके साथ NP के साथ, तो इसकी ये हालत उसके बाद ख़राब हो गई क्योंकि NP ने अपने लोगों को नवाजा अपने उस दौर में, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपने कारकुन का ख्याल नहीं किया। अभी क्या सूरत हाल है यहाँ? अभी तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कहीं पे मौजूद है। वो एक सूबाई असम्बली का एक हल्का है जो इसमें वो ज़ाहिर शाह साहब है। फेवरेट कौन है? फेवरेट तो इस वक्त हाजी गुलाम अहमद बिलोर साहब थे, लेकिन गुलाम अहमद बिलोर साहब से 4 उम्मीदवार 4 पार्टियों को उनकी जमात से मिले, जिन जिनको टिकट नहीं मिला। इस वक्त पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार अवामी नेशनल पार्टी से गया। इस वक्त जो वहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम का एक उम्मीदवार है वो भी इनका डिस्ट्रिक्ट नाजिम था तो वहाँ चला गया। एक जो अभी इनका आखिरी NP का डिस्ट्रिक्ट नाजिम का उम्मीदवार था वो मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार बना। एक इनका वहाँ पे एक बिरादरी है जिसे मलिक और आवान कहते हैं, वो मलिक तारिक, वो भी इनसे चला गया। तो हाजी गुलाम अहमद बिलोर साहब इस वक्त खुद बस जो उनका वोट बैंक है वो उसी पे लड़ रहे हैं, और NP ने मेरे ख्याल में उनके लिए कुछ ऐड नहीं किया। ठीक है कि तो इनका मुकाबला जो है वो कदरे कमज़ोर एक PTI के साबिक जो थे आसिफ खान उनसे है, लेकिन इस वक्त उसकी पोजीशन इनके मुकाबले में ज़्यादा बेहतर की जा रही है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे एक सूबाई असम्बली का हल्का है जिसमें वो नौजवानों का एक उसका PTI का पूरे पाकिस्तान का मीना खान अफरीदी, तो वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो अपने कौमी असम्बली के उम्मीदवार को फायदा देगा। तो इस वजह से ये फायदा। मैं 2 हल्के करना चाह रहा था लेकिन वक्त हमारे पास कम है, सो वी हैव टू गो टू यू। बताइए आपका पिक इतना बड़ा, जिस तरह पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है, एक हल्के सिंध में से हम क्या आपसे कौन से वाला होगा वैसे वो? देखिए अगर हम बात करें कि 248 की मैं बात करूँगा, खालिद महबूब सिद्दीकी यहाँ से लड़ रहे हैं। और पिछले इंतखाबात की अगर हम बात करें तलत साहब, एक बड़ी सरप्राइज़ MKM को यहाँ से मिला था। MKM का मरकज़ 90 जो पुराना मरकज़ है वो इस हल्के में अजीज़ाबाद, मुक्का चौक, लियाकताबाद, हुसैनाबाद, ये वो है जो MKM के गढ़ इलाके, और वहाँ से MKM को शिकस्त हुई थी कोई 28-30 हज़ार वोटों से। उस चौक का नाम ही ऐसा है कि मुक्का चौक है। मुक्का चौक, लेकिन वो कहते हैं वो लियाकत अली खान वाला मुक्का था। हाँ जी हाँ बिल्कुल, आपने गलती से अल्ताफ वाला मुक्का समझ लिया, आपने मुक्का तो उतार दिया लेकिन चौक मौजूद है। जी हाँ, लेकिन अब MKM को मौका और मुक्का दोनों मिल रहा है। ठीक है, और इसमें एक दिलचस्प बात ये थी कि जो MKM को मरकज़ 90 से सीट गई और MKM ये क्लेम करती रही है कि उससे सीटें छीनी गई हैं। तो एक सीट ये भी है, लियारी की सीट गई पीपल्स पार्टी से, रवायती सीट, एक सिंबॉलिक मामला। इसी तरह लियारी के अलावा एक और सिंबॉलिक है मलीर, वहाँ से भी एक सीट निकाली गई थी और जो है PTI वहाँ से जीती थी। तो आप देखें कि 2-3 जो सिंबॉलिक थे, शहबाज शरीफ साहब थे, वो एक सीट उनकी बल्दिया टाउन की जो सीट जिस पर मुस्तफ़ा कमाल साहब मुकाबला कर रहे हैं 242, वो सीट भी हारी। वो सीटें जिसमें एक तासुर था कि ये सीटें जीतेंगे, लेकिन ख़ास तौर पर उन सीटों पर PTI वहाँ पर आई। तो ये अब क्या कैफियत है? अब MKM वापस आ रही है सर। खालिद महबूब सिद्दीकी साहब यहाँ पर है,
इसके अलावा बाबर खान जमात इस्लामी के यहाँ पर उम्मीदवार हैं, हसन खान यहाँ से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। टीएलपी ने यहाँ पर 30,000 वोट भी लिए थे, लेकिन जो अगर हम देखें कि 28-30,000 वोटों से हारी थी, तो इस बार ऐसा नहीं है कि एमक्यूएम हारे। ओवरऑल एमक्यूएम कराची की में से कितनी सीटें ले सकती है? इफ आई कुड आस्क यू। देखिए इस वक्त 11 से 12 पे जा रही है। 11 से 12 हैदराबाद इसके अलावा है वो 14 जी। और बाकी पीपल्स पार्टी? देखिए पीपल्स पार्टी इस वक्त अगर देखें हम 2018 के जो इंतखाबात हुए उसमें उसके 5 सीटें थी, ठीक, 3 उसने मलिर की वापस ली, 1 सीट वापस ली थी, और वहां से जो बानी पीटीआई थे उनको शिकस्त हुई थी। नजरियाती तवाज़ुन को बरकरार करने के लिए जमात इस्लामी को सीट दे रहे हैं आप? जी ये देखें 2-3 सीटों पर वो मुकाबला कर रही है, पीटीआई भी 2-3 सीटों पर है। उसको सीट मिल रही है जहाँ पे तगड़े हैं ही नहीं एडवांटेज। तगड़े 250 पे हाफिज नईम साहब अगर 240 की बात करें, अमीनुल्लाह के मुकाबले में वो कमजोर नशिस्त है, बहुत तगड़ा सियासतदान, बहुत तगड़ी पोजीशन है। 250 पे हाफिज साहब मुकाबला करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक। 240 पे जमात इस्लामी कुछ मुकाबला करते हुए नजर आ रही है, 235 पे बात की जा रही है लेकिन है नहीं। आपके आखिरी 4 जुमलों से तसल्ली हुई। आप बताइए जी। आपको 148 यूसुफ गिलानी साहब है, उसमें यह है कि ये हल्का 2 रवायती ख़ानदानों के हवाले से मशहूर था, बोसन ख़ानदान और गिलानी ख़ानदान। 70s के बाद पहली दफ़ा बोसन ख़ानदान इस दफ़ा हिस्सा नहीं ले रहा एनए की सीट। और जा किस तरफ रहा है? मुस्लिम लीग नून की तरफ जा रहा है बाज़हर। उनके छोटे भाई हाजी सिकंदर याद बोसन साबिक़ वफाकी वज़ीर के भाई शौकत याद बोसन तो लड़ रहे हैं, लेकिन जो उनका धड़ा था, जो उनके यूसी चेयरमैन थे, सारे गिलानी साहब की सपोर्ट में चले गए। ये कैसे चले जाते हैं? गिलानी साहब के पास क्या खुरलू है? सर गिलानी साहब के पास नहीं। और डेढ़ साहब का नहीं सर, उनसे भाग के गए। डेढ़ साहब का भी नहीं। बोसन खानदान भी इस दफ़ा तो उनको टिकट कहीं से नहीं मिला। पहले वो पीटीआई के इंतजार में थे, पीटीआई के साथ ये 9 मई वाला वाक़या हो गया, फिर उनको मजबूरन 9 मई वाला वाक़या कर दिया। हाँ, ये भी है। हाँ, फिर वो नून लीग की तरफ उनकी नज़रें थी, वो एमोसन डेड क्योंकि उनके साथ कमिटमेंट करके पीटीआई छोड़ी थी, उनको टिकट मिल गया। तो इस दफ़ा उनके पास कोई चांस नहीं था। 2018 में भी उनको 30-35 हज़ार वोट मिला क्योंकि किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, तो इस वजह से वो उधर चले गए थे। अब गिलानी साहब, और एक और आपको दिलचस्प बात बताऊं कि बैरिस्टर तैमूर में है जो आज़ाद हैं, पीटीआई के हमायत याफ्ता हैं, उनकी पोजीशन बड़ी मजबूत हो गई है। वो गिलानी साहब को बड़े टफ टाइम दे रहे हैं। बैरिस्टर साहब की तारीख क्या है? सर तारीख और तारीफ ये है कि वो इमरान खान और शाह महमूद की लीगल टीम के अहम हिस्सा है। अभी भी शाह महमूद का केस वही उनकी सरबराही में। ये तो बड़ी कोई कॉन्फिडेंस की बात नहीं लगती, कंसिडरिंग उनके केस ने किया क्या उनके बंदे के साथ। और कुछ नहीं है उनका वहाँ पर, लेकिन उनकी चूंकि खामोश वोट उनके साथ है और बड़ी उनकी बेहतरीन वहाँ पर पोजीशन हो गई है। लेकिन अच्छा, ये हमने इतनी मरतबा, वैसे मैं ज़िम्नन आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इतनी मरतबा हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया खामोश वोट, जो वोट बोल नहीं रहा, तो हमें किस तरह पता कि वो खामोश है? ये वो है, उसने किसको बताया है कि वो है? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि वो तो खामोश है। वो सर कैमरे के सामने तो नहीं बताता, वैसे ऑफ द रिकॉर्ड अगर सर्वे, दैट्स फेयर पॉइंट। ये आपको जानना चाहिए तो वो खामोश वोट, इस मुराद ये है कि ऑन द रिकॉर्ड वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वैसे आपसे बात करें तो पोजीशन किसकी बेहतर हुई? गिलानी साहब तगड़े कैंडिडेट हैं और एमोसन डेड जो नून लीग के हैं, चूंकि नून लीग ही उनकी मुखालिफ है तो वो 3रे नंबर पर रहेंगे। तो इसी तरह नून लीग उनकी मुखालिफ इस वजह से है कि वो बाहर के, बिल्कुल बाहर से आए थे। इस तरह एक और हल्का है सर 185 डीजी खान का, यहाँ पर आपने पीपल्स पार्टी और नून लीग की सीट एडजस्टमेंट नहीं देखी होगी पूरे पाकिस्तान में, वहाँ पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एडजस्टमेंट की है। नून लीग का एमपीए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा की सपोर्ट कर रहे हैं, दोस्त मोहम्मद खान खोसा नून लीग के एमपीए की सपोर्ट कर रहे हैं, उनके हक में दस्तबरदार। ये वजाहत कर दें कि ये लाहौर ड्रिवन नहीं है, ये मुकामी एडजस्टमेंट, मुकामी एडजस्टमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मुकामी एडजस्टमेंट। जी सर, आप पिक करें जी अपना लाहौर में से हल्का कोई सा भी। 1 to 7 मेरे फेवरेट बिलावल भुट्टो जरदारी लड़ रहे हैं वहाँ से। क्या बात है आपकी। और पहले तो ये लगा कि फिक्स मैच है इस हल्के में, जितना हल्का कैंडिडेट नून लीग ने वहाँ पे उतारा। कमाल बात होगी, आपने तारड़ साहब को हल्का कर दिया। नहीं, तारड़ साहब का वहाँ जाती वोट तो है नहीं। अगर आपने शेर पे ही वोट इलेक्शन लड़ना है, 76 से 78,000 वोट लिया था ना पिछले कैंडिडेट ने। मैं आपको तारड़ साहब ये बताऊं कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी का इस हल्के में वोट कभी 5-6 हज़ार से ऊपर नहीं गया। हाँ बिल्कुल सही, ये तारीख है इस हल्के की। और शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब के इंतकाल के बाद जब ज़िमनी इलेक्शन लड़ रही हैं, तो उस वक्त जो है असलम गिल जैसा कैंडिडेट वहाँ से 36,000 वोट ले रहा है। वो 22,000 के करीब मुबैना तौर पर कलीती वोट जो है वो मुबैना क्यों जोड़ दिया आपने? दिया ना वोट आपने, मतलब वो मुबैना ना करना, वोट पड़ा नहीं सर, मैं मुबैना खरीदारी की बात कर रहा हूँ। तो फिर इस तरह आप जाएंगे तो फिर हम खरीदारी और फरोख्तकारी के अंदर फिर हम बहुत दूर चले जाएंगे। सर वो तो अब सिलसिला शुरू हो चुका है। तो पैसा डाला है पीपल्स पार्टी ने? सर बिल्कुल डाला है और अभी भी डाला है। और उधर जो है नून लीग ने भी नीचे
उनके मुकाबले में एक कैंडिडेट उतारा है असद मलिक असद खोखर जो है, ठीक, वो बिल्कुल पैसे के मामले में बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं जरदारी साहब को। और 2 रोज़ कबल तक ज़हीर अब्बास खोखर जो पीटीआई का कैंडिडेट है, मेरी नज़र में अब तक सबसे जो तगड़ा कैंडिडेट है इस हल्के में वो ज़हीर अब्बास खोखर है। और जो है उनको विड्रा करवाने की भी कोशिश की गई और बहुत सी ऑफर्स भी हुई। और वो अपनी बिरादरी से आगे किसका वोट लेंगे? देखिए मैं अर्ज कर रहा था तलत साहब ये कि वहाँ पे खोखर बरादरी का वोट तो है, वहाँ पे म्यू बरादरी का वोट है, वहाँ पे अराई बरादरी का वोट है। और पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे जो राइयों के लाहौर के बड़े 2 धड़े हैं, मियाँ सईद और दूसरा धड़ा, उनको मैनेज किया। मियाँ मिसबा रहमान उनको लीड कर रहे हैं, साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर जो है। पोजीशन किसकी बेहतर हुई? पोजीशन बेहतर जो है वहाँ पे मेरी नजर में ज़हीर अब्बास खोखर की पोजीशन बेहतर है। वो इस तरह बेहतर है। तारड़ साहब को इतना धचका लगा नहीं, तारड़ साहब दूसरे नंबर पे हैं। देखिए कि बिलावल भुट्टो ये कोई तसल्ली है दूसरे नंबर पे? दूसरे नंबर में देखिए आज की रात जीती हुई सीट जो वो हार जाए सर, अभी चांद रात है, अभी कुछ भी हो सकता है। अभी चंद घंटे बाकी हैं, कोई नक्शा फैसलाबाद का बताएं जी, एक हल्का अभी योर चॉइस। NA 100 है, राणा साहब का हल्का, राणा साहब का हल्का है। और राणा साहब जब गुज़िश्ता 2018 के इलेक्शन में जब जीते थे तो वो कोई 2238 की लीड थी, कोई इतनी बड़ी लीड नहीं थी वहाँ से। लेकिन जहाँ से लीड ली थी उन्होंने वो बड़ा क्रूशियल है ना। हाँ, वो जाटों में से लीड ली थी, जाटों में से लीड ली थी। लेकिन इस वजह से नहीं ली थी कि जाट थे, इस वजह से ली थी कि अहले हदीस थे और सियालवी साहब से राणा साहब की लड़ाई थी, उसका एडवांटेज उनको हो गया। इस वक्त का क्या एडवांटेज? नहीं, इस वक्त जो है वो एडवांटेज एक तो ये है कि ये निसार जट जो है वो वहाँ पे पीटीआई के जो हमायती याफ्ता हैं उन्हें मुकम्मल तौर पे वहाँ पे अपनी कंपेन करने की जो है ना वो चांस मिला है। चंद हल्के ऐसे ही हैं जहाँ पे पीटीआई के कैंडिडेट्स जो हैं वो अपनी कंपेन कर सकें। ये उनमें से एक है, ये उनमें से एक है। और इसी तरह 102 है, आबिद शेर अली वाला हल्का, वहाँ पे भी जो है ना चंगेज़ खान काकड़ ने अपनी पोजीशन किसकी बेहतर है? पोजीशन जो है यहाँ पर राना सनाउल्लाह की बेहतर है, लेकिन ये है कि टफ टाइम मिलेगा, इस मतलब टफ टाइम मिलेगा। यो कॉल जी, 1 हल्का। 1 हल्का तो चौधरी निसार और सरवर खान का जो रवायती मुकाबला है, मैं निसार फैक्टर इतने अरसे के बाद जो है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में वापस जी बिल्कुल ऐसा है। और इस तरह से कहा जा सकता है कि वो वापस आ रहे हैं कि जबकि उनके पास किसी पार्टी की हिमायत का सहारा नहीं है, आज़ाद हैसियत में। लेकिन उनको ये देखे ना, वो एक अपने दबंग उनके अंदाज के अंदर वो ये भी कहते हैं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये उनकी इसका खमियाजा तो वो पिछली मरतबा भुगत चुके हैं। लेकिन बहरहाल अब भी चूँकि नून लीग की तरफ उनका रुझान हो नहीं सकता था, पीपल्स पार्टी से उनका कोई कारूरा मिलता नहीं है। और पीटीआई जो है वो जब तक वो बहुत क्लियर उनके साथ ना आते उस वक्त तक उनकी सपोर्ट का ऐलान नहीं कर सकती थी। वो ये करना नहीं चाहते थे क्योंकि आपको भी पता है कि पीटीआई की हिमायत करने का मतलब इस वक्त वो ये सारे ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को आप एक तरह से इस वक्त वेयर डू यू सी हिम निसार साहब? निसार साहब मुझे लगता है कि 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। चक्री वाला हल्का बड़ी हद तक उनका क्लियर लग रहा है क्योंकि वहाँ पे उनका आबाई भी है। जी आबाई है। और इसके साथ साथ ये है कि विंग्स उनके तगड़े कर्नल अजमर साबिर उस अंदाज में कंपेन नहीं कर पा रहे हैं। और इंजीनियर जो कमरुल इस्लाम हैं उनकी पोजीशन जो है वो इस साइड पे कोटली सतिया वगैरह की तरफ हम चाहते हैं कि ऐसे पॉलिटिशियन पार्लियामेंट के अंदर। आई हैव टू क्लोज द ट्रांसमिशन है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, इस घंटे में ट्रांसमिशन का अख्ताम नहीं हुआ, ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ। इन तमाम ब्यूरो चीफ्स ने और हमारे सैकड़ों रिपोर्टर्स ने कल आपको इलेक्शन की तफसीलात देनी है, तो वोट भी डालिएगा और ट्रांसमिशन भी देखिएगा।